का वर्गीकरण देख लिया, यानी कि तो आज का जो टॉपिक है वो है पादप और जंतु जगत वर्गीकरण, यानी कि प्लांट एंड एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इससे पहले की जो क्लास थी, इससे पहले की क्लास में हमने सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण देख लिया, यानी कि सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव में कौन आ जाते हैं? सूक्ष्म जीव में जाते हैं जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। और क्या आ जाते हैं? तो शैवाल, शैवाल आ जाते हैं यानी कि एल्गी। और क्या आ जाते हैं? तो प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रोटोजुआ आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं? तो कवक आ जाते हैं, कवक आ जाते हैं। और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं जिनको आर एच विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत में जगह नहीं मिली, जैसे कि वायरस हैं, वीरियोइड है, प्रायंस वगैरह हैं। ये इस प्रकार के सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों के अलावा जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनमें कौन आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतु। यानी कि इससे पहले जो मैंने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत आपको बताया था ना, आर एच विटेकर का, आर एच विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत दिया था उसमें दुनिया के समस्त जीवों को 5 अलग अलग किंगडम में बांट दिया था, 5 अलग अलग जगत में बांट दिया था। जैसे मोनेरा जगत के अंतर्गत किसमें क्या रखा था? मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा था। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किसको रखा था? तो इसके अंतर्गत एल्गी को रखा था और प्रोटोजोआ को रखा था। उसके बाद में फंगस यानी कि कवक जगत के अंदर जितने भी फंगस हैं तो उन फंजाई को रखा था। उसके बाद में एक प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम था, और एक एनिमल किंगडम था, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये जो पूरे किंगडम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और कवक किंगडम, ये 3 किंगडम को हमने पढ़ा उस चैप्टर में। आज का जो चैप्टर है वो बाकी ये प्लांट किंगडम और जंतु किंगडम को कंप्लीट करेगा, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन में लेकर आया हूं इसमें ये प्लांट किंगडम आज के टॉपिक है हमारा, प्लांट किंगडम, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल किंगडम। यानी कि 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत को हम देखेंगे तो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि विस्तार पूर्वक हमें मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, पादप और जंतुओं की समस्त जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आज का जो चैप्टर है वो पादप और जंतु जगत के ऊपर है। इसके भी 2 पार्ट आएंगे, यानी कि आज जो है वो पार्ट 1 है। तो आज पार्ट 1 में हम प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो कर लेंगे, और कल के जो पार्ट आएगा, कल का जो होगा पार्ट सेकंड, इस पार्ट सेकंड में हम जंतु का क्लासिफिकेशन यानी कि जंतु का क्लास, आर एच विटेकर, ये नाम दिया ना, आर एच विटेकर। तो यहां पर आज की पार्ट 1 में हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और कल की क्लास में हम जंतु का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। इससे पहले जो कल की क्लास थी उसमें कुछ पोर्शन हमारा बच गया था, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए प्लांट का क्लासिफिकेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो हम जो मोनेरा जगत जो था हमारा, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत को हम पढ़ चुके हैं, यानी कि मोनेरा किंगडम को हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया रखा हुआ था। इसके बाद में प्रोटिस्टा जगत को हम पढ़ चुके हैं, कल मैंने आपको प्रोटिस्टा जगत बताया था, यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम बताया था। प्रोटिस्टा किंगडम जिसमें प्रोटोजोआ और शैवालों को रखा हुआ है, ये भी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में अब हमें कवक जगत पढ़ना था, यानी कि फंजाई, जिसके अंदर किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई को हमें पढ़ना था, किंगडम फंजाई को पढ़ना था, यानी कि कवक जगत को पढ़ना था। तो कवक और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, जो कवक होते हैं यानी कि फंजाई जो होते हैं, ये एक अनूठे परपोषी जीव होते हैं, परपोषी जीव जगत की संरचना है। यानी कि अगर जो परपोषी होते हैं ना, जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि जो कवक होते हैं ये एक प्रकार के विषमपोषी हैं। विषमपोषी यानी कि ये अपना खाना जो है वो स्वयं नहीं बनाएंगे, ये दूसरों के ऊपर निर्भर करेंगे। तो ये एक प्रकार के परपोषी कहो या विषमपोषी कहो, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ये कैसे हैं? तो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, पहली चीज।
दूसरी बात, इसके उदाहरण देखें तो जैसे मशरूम या कुकुरमुत्ता। मशरूम जो है इंग्लिश में उसे मशरूम ही कहते हैं, हिंदी में भी मशरूम कहते हैं और कुकुरमुत्ता को ट्रफल कहते हैं, ट्रफल। तो ये जो मशरूम या कुकुरमुत्ता होते हैं, ये कवक के ही उदाहरण है, फंगस के ही उदाहरण है। कुछ कवक ऐसे होते हैं, ये जो कवक है, तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि जो एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय कवक होता है, फंगस होता है, उसका उदाहरण है खमिर। उसका उदाहरण है खमिर, जिसे हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट भी कहते हैं, ईस्ट जो डोसा वगैरह जो सड़ता है तो उसके बनने में, या फिर जो शराब होती है तो शराब के निर्माण में ये हमें उपयोगी होता है। जब हम शराब अल्कोहल को बनाते हैं तो वो ईस्ट के कारण ही अल्कोहल का निर्माण होता है, किडमन की प्रोसेस से, यानी कि फर्मेंटेशन से। वहीं पर जो डोसा वगैरह बनता है तो ये भी खमेर के कारण ही बन पाता है। तो ये एक कोशिकीय कवक है। वहीं पर जो बाकी के कवक हैं जैसे कि मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। तो कुछ ऐसे कवक होते हैं जैसे मशरूम है, कुकुरमुत्ता, ये सभी कवक होते हैं। सरसों के पत्ते पर जो आपको सफेद धब्बे दिखाई देते हैं वो भी कवक के कारण ही होते हैं। सरसों के जो पत्ता होता है वो सड़ने लगता है, उसमें व्हाइट व्हाइट स्पॉट होने लगते हैं। अरे हम लोगों को इतनी बीमारी लगती है, हमें रिंगवॉर्म की बीमारी लगती है, दांत की बीमारी लगती है, हमें खाज की बीमारी लगती है, हमें क्या कहते हैं डेंड्रफ की बीमारी लगती है, गंजेपन की बीमारी, ये क्या है? ये सभी कवक से ही तो होती है। हमें एथलीट फुट की बीमारी लगती है, तो ये सभी कवक के कारण होने वाले रोग हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो सरसों का पौधा होता है, तो सरसों के जो पत्ते होते हैं, उसमें सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, यही कवक के कारण। तो कुछ एक कोशिकीय कवक, जैसे कि एक कोशिकीय कवक कौन सा है? खमेर, जिसे हम क्या कहते हैं? ईस्ट। तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसी को हम खमेर के नाम से जानते हैं। खमेर, ठीक है, याद रखना, ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ कवक पौधे और जंतुओं में बीमारियां फैलाते हैं, तो बिल्कुल पौधे और जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं। जैसे पौधों के अंदर व्हीट रस्ट, जो गेहूं जो गेहूं है तो वो गेहूं सड़ने लगता है, तो गेहूं में जो सड़न उत्पन्न होती है उसको हम व्हीट रस्ट कहते हैं। व्हीट रस्ट कहते हैं, तो वो कवक के कारण होता है। वहीं पर जंतुओं में देखें तो दाद की बीमारी, जंतुओं में देखें तो दाद की बीमारी है, या फिर एथलीट फुट की बीमारी है, एथलीट फुट की बीमारी है, या फिर आप कहो तो जो डेंड्रफ की बीमारी है, डेंड्रफ, तो ये भी कवक से ही होते हैं। तो जो कवक ऐसे होते हैं कि जो पादप और जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं, और कुछ कवक खाए भी जाते हैं, जैसे मशरूम, है ना? तो जो मशरूम है, तो देखो मशरूम कवक को हम खाते भी हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, है ना? तो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है मशरूम। तो कुछ प्रतिजैविक के स्रोत भी होते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, ऐसे कुछ कवकों से एंटीबायोटिक भी मिलता है, जैसे पेनिसिलियम। तो पेनिसिल जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो एक कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम, याद रखना। कवक जो है ये सर्वव्यापी होता है, यानी कि यूबिक्यूटस होता है, यानी कि हर जगह मौजूद है। काना सही है या गलत? काना सही है मतलब KANA, क्या लिखा है ये? खाना। हाँ, क्यों नहीं खाना? क्यों नहीं होगा गलत? मतलब क्यों गलत होगा? जो प्रोटीन का स्रोत है, तो सारी चीजें खाते हैं। जो सी फूड्स वगैरह होते हैं उनमें भी प्रोटीन का स्रोत बहुत अच्छा होता है, लोग सी फूड्स भी खाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सही है खाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मशरूम को खाया जाता है, बाकी कवक को नहीं खाया जाता, लेकिन मशरूम खाने योग्य होता है इसीलिए उसे खाया जाता है। देखो कवक जो है वो यूबिक्यूटस होता है, यानी कि सर्वव्यापी होता है, यानी कि हर जगह मौजूद है। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, जंतुओं में, पौधों में, हर जगह मिल जाएगा। पौधों के अंदर पौधों में बीमारी देगा, जंतुओं के अंदर जंतुओं में बीमारी देगा, और फिर बाहर तो हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह मिल जाएगा। ये जो कवक होता है ये गर्म और आर्द्र स्थानों पे ज्यादा उगना पसंद करते हैं। तो अगर इनसे कहे कि कहां पर उगेंगे ये,
तो जो गर्म जगह होती है, जो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस होती है, वहां पर ये कवक अपने आप को उगाना ज्यादा पसंद करता है। वहीं पर जो एक कोशिकीय अगर खमेर को छोड़ दें हम, तो एक कोशिकीय जो यूनिसेल्युलर है खमेर, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी जो कवक होते हैं यानी फंगस, वो कैसे होते हैं? वो तंतुमय होते हैं, यानी कि वो फिब्रस होते हैं। यानी कि इस प्रकार से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सबके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि ये सबके सब कैसे होते हैं? फिब्रस होते हैं, तंतुमय होते हैं। सिर्फ खमेर को छोड़ दें, क्योंकि खमेर एक कोशिकीय है, तो उसमें तंतु युक्त नहीं होता है वो नॉन फिब्रस होता है, लेकिन बाकी के सब देखें तो वो फिब्रस होते हैं। तो उनके शरीर में लंबे पतले धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। यही जो धागेनुमा संरचनाएं होती है, लंबी और छोटी पतली, इनको हम हाइफा के नाम से जानते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। और इसी हाइफा का जो जाल होता है, ये जाल बना दिया है, इस जाल को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो अगर एक कोशिकीय खमेर को अगर छोड़ दें हम, यानी कि ईस्ट को छोड़ दें, तो बाकी सभी जो कवक होते हैं वो तंतुमय होते हैं, यानी कि वो फिब्रस होते हैं। और एक कोशिकीय खमेर जो है वो नॉन फिब्रस है। और अब फिब्रस का मतलब क्या हुआ कि वो तंतुमय है, यानी कि वो धागेनुमा संरचना में बने हैं। तो ये धागेनुमा संरचना जो है वो कवक की हाइफा कहलाती है, और इसी का जब जाल बन जाता है तो उसको माइसीलियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। अब याद रखना कि जो कवक होता है यानी कि फंगस होता है, इस फंगस की जो बाहरी आवरण होता है, जिसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये चीज याद रखना, काइटिन। ये काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है काइटिन, जिसकी इसकी ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल। अधिकांश जो कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण दूसरे से करते हैं। ठीक है, तो मृत पदार्थों में घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, इसलिए वे मृतोपजीवी भी हो जाते हैं। यानी कि जो कवक है वो सेप्रोफाइट भी होता है, यानी कि ये परपोषी भी है, यानी ये विषमपोषी भी है। विषमपोषी यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहा है, यानी कि ये हेटेरोट्रॉपिक भी है। और दूसरी बात, ये सड़ी गली चीजों पर भी उग जाता है, वहां पर भी अपना पोषण कर लेता है, मृत चीजों से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, इसीलिए ये सेप्रोफाइट भी है, यानी कि ये मृतोपजीवी भी है। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो बैक्टीरिया है वो स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है, परजीवी भी है, मृतोपजीवी भी है और सहजीवी भी है। बैक्टीरिया हर प्रकार से है, लेकिन जो कवक है वो नहीं है। कवक विषमपोषी है और कवक मृतोपजीवी भी है। ठीक है ना? जो सड़ी गली चीजें होती हैं वहां पर ये उग जाता है और डेड और डिब्रीज मटेरियल जो है उन्हें खा के खत्म करने लगता है। तो जो जीवित पौधों और जंतुओं पर निर्भर होते हैं वो परजीवी के रूप में होते हैं, यानी कि पैरासाइट के रूप में। यानी कि जो कवक है वो परजीवी के रूप में भी है, पैरासाइट के रूप में भी है। तो कवक जो है वो पैरासाइट के रूप में भी है, परजीवी के रूप में भी है, वो सेप्रोफाइट के रूप में भी है, सेप्रोफाइट के रूप में भी है, यानी कि मृतोपजीवी के रूप में भी है, मृतोपजीवी के रूप में भी है। वहीं पर ये विषमपोषी भी है, यानी कि दूसरों के ऊपर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, यानी कि वो हेटेरोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक, है ना? दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये सारी चीजें याद रखना। वहीं पर ये जो कवक होता है ये सहजीवी के तौर पर भी होता है, यानी कि सहजीवी की तरफ, यानी कि सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक कैसे होता है कि एक शैवाल होता है, एक शैवाल है, शैवाल जिसे हम कहते हैं एल्गी, एल्गी। इस एल्गी के साथ, इस शैवाल के साथ में जो कवक होता है, कवक जिसे हम कहते हैं फंजाई, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं? ये लाइकेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लाइकेन बना लेते हैं, लाइकेन, लाइकेन बना लेते हैं। तो ये लाइकेन जो है, ये लाइकेन जो है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसका? शैवाल और कवक का। यानी कि ये लाइकेन कैसे बन जाता है? ये लाइकेन बन जाता है जहां पे शैवाल, जिसे हम कहते हैं कई के रूप में जानते हैं। शैवाल तो जो पानी में उग जाती है, कई गंदी जगह पर उग जाती है कई, तो ये कई जमा हो जाती है हरे हरे कलर की। तो वो जो काई होती है ना, जिसे हम शैवाल कहते हैं,
ये शैवाल में ये कवक भी जुड़ जाता है। देखो शैवाल जो है इस पे क्लोरोफिल होती है तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, ये भोजन बना लेता है। ये भोजन बना लेता है, लेकिन कवक जो है ये खुद भोजन नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि ये विषमपोषी है। ये विषमपोषी है और शैवाल जो है वो स्वपोषी है, खुद का भोजन बना लेता है। तो ये कवक आके इसके पास में चला जाता है और इससे भोजन मांग लेता है क्योंकि तुम्हारे पास भोजन है। और ये कवक कहीं पर भी उग जाता है, ये शैवाल हर जगह नहीं उग पाता ये पानी वगैरह में उगेगा या दूसरी जगह पे उगेगा, तो ये हर जगह नहीं उगेगा, तो ये कवक के ऊपर जाके जिंदा रह लेता है। तो ये एक दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से एक नई प्रजाति निकल के आ जाती है, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन तो ये सहजीवी के रूप में, यानी कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रह सकता है, यानी कि ये सहजीवी के रूप में भी रह सकता है। बस यहाँ पर एक अंतर बैक्टीरिया और इसमें क्या आ गया कि बैक्टीरिया स्वपोषी भी हो सकता है, लेकिन कवक जो है वो स्वपोषी नहीं होता है। बस ये वो ऑटोट्रॉप से नहीं होता है। ऑटोट्रॉप वो ऑटोट्रॉप नहीं होता है। बस ये चीज आपको याद रखना। बाकी ये मृतोपजीवी, परजीवी, विषमपोषी, सहजीवी सबके रूप में। ठीक है, कुछ उदाहरण जो आपको याद रखने हैं कवक के, जो एग्जाम में आते हैं, वो नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नाम ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद नहीं रखने क्योंकि इतना ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस या ड्यूटेरोमाइसिटिस ये नहीं जाएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं आएंगे। आपको ये याद रखना है कि कुछ लोअर फंजाई होते हैं, कुछ सेक फंगाई होते हैं, क्लब फंगाई होते हैं, कुछ फंगाई इम्परफेक्टाई होते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही है, इसीलिए इनके नाम नहीं लिखे मैंने। कुछ नाम आपको याद रखना है जैसे राइजोपस, म्यूकोर। ये राइजोपस और म्यूकोर याद रखना है, ये कौन है? ये राइजोपस, राइजोपस और म्यूकोर ये क्या हैं? ये कवक हैं। उसके बाद में ईस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, ये चार नाम याद रखना है। ये एग्जाम में बन जाते हैं, ऑप्शन में आते हैं कि ईस्ट, ईस्ट और एस्परगिलस, एस्परगिलस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा। देखो ये है राइजोपस, ये है न्यूरोस्पोरा, है ना? तो ये न्यूरोस्पोरा, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये कुछ नाम याद रखना। एक नाम ये याद रखना अगारिकस, ये भी आ जाता है एग्जाम में। अगारिकस ये भी कवक है। और वहीं पर यहां से, बस यहां से कुछ याद मत रखा। ये जो कवक के नाम आपको याद रखने हैं, तो ये चार पांच नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, अगारिकस। बस ये कुछ पांच छह नाम याद रख लो, इसी का थोड़ा सा दोहराते रहना, इसी को थोड़ा रिवीजन करते रहना, क्योंकि जब ये ऑप्शंस में देखेंगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? जब इसके कुछ ऑप्शंस ऐसे बनते हैं ना, जैसे कुछ शैवाल के नाम दे दिए, जैसे क्लाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, साथ में एक नाम फंसा दिया एस्परगिलस। अब आदमी है ना सोचते रह जाता है कि ये किस किस के नाम हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है ना? तो क्वेश्चन सिंपल सा रहता है, लेकिन बस हमें आइडेंटिफाई करना तो आए। हल्का सा भी आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया ना तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इतने डीप में वो नहीं जाते हैं, उनको तो बहुत सिंपल में ही जाना है। ठीक है, लेकिन हम तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, तो हमसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली लगेगा। तो इसमें तो आप नो डाउट बिल्कुल चिंता, टेंशन फ्री रहो कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इतना डीप में कोई स्टेट पीएससी नहीं जाता। लेकिन ये कुछ नाम है ना, ये अगर नाम रख लिए ना तो आप औरों से बेहतर हो जाओगे। बस मेरी जो यही चीज रहती है मेरी, कि मुझे आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आपका लेवल को मुझे सुधारना है, आपके लेवल को मुझे बेहतर करना है। यानी कि बाकी लोग जो नहीं जानते ना, आप थोड़ा सा अपने लेवल में चार पांच नाम कुछ एक्स्ट्रा जान लो, तो वही चार पांच नाम आपको ऊपर ले जाएंगे। और जब मेंस में आप इन्हीं नामों को लिखोगे ना, तो आपकी क्वालिटी सुधर जाएगी, है ना? तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेंस में मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं लेकर आऊंगा, है ना? तो याद रखना है। नाम फिर से बोल दीजिए। देखो ये नाम याद रखना है, राइजोपस और म्यूकोर। राइजोपस और म्यूकोर नाम याद रखना। ईस्ट नाम याद रखना, ये डोसा, खमेर, ब्रेड वगैरह में डलता है ये ईस्ट। एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा ये नाम याद रखना। अगारिकस ये नाम याद रखना। ठीक है, ये छोटे छोटे कवक होते हैं, ये बस इनके नाम याद रखना। अब देखो कुछ कवक ऐसे होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, कुछ ये मृतोपजीवी होते हैं, जैव अपघटक के रूप में भी होते हैं, परजीवी के रूप में भी होते हैं, समलरागी। यहां पे सारी चीजें लिख दी जो मैंने यहां पर बताई आपको। ये चीज जो बताई ना मैंने, यहां पर जो कवक है
ये सेप्रोफाइट भी है, मृतोपजीवी। ये नहीं, तो याद रखना है। नाम फिर से बोल दीजिए, देखो ये नाम याद रखना है, राइजोपस और म्यूकोर। राइजोपस और म्यूकोर नाम याद रखना। ईस्ट नाम याद रखना, ये डोसा, खमेर, ब्रेड वगैरह में डलता है ये ईस्ट। एस्परगिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, ये नाम याद रखना। अगारिकस, ये नाम याद रखना। ठीक है, ये छोटे छोटे कवक होते हैं, ये बस इनके नाम याद रखना। अब देखो, कुछ कवक ऐसे होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं, कुछ ये मृतोपजीवी होते हैं, जैव अपघटक के रूप में भी होते हैं, परजीवी के रूप में भी होते हैं, समलरागी। यहां पे सारी चीजें लिख दी जो मैंने यहां पर बताई आपको। ये चीज जो बताई ना मैंने, यहां पर जो कवक है, ये सेप्रोफाइट भी है, मृतोपजीवी। ये नई चीज है, अपघटक, यानी कि ये डिकम्पोजर भी है। डिकम्पोजर, पता है यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, अब मैं आपके साथ में क्लियर कर देता हूं। यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, उसने क्या बोला कि बताइए निम्न में से कौन से जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव, वो अपघटक का काम करते हैं। अपघटक, निम्न में से कौन से जीव अपघटक का काम करते हैं। पहला ऑप्शन दिया जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। दूसरा ऑप्शन दिया कवक, और तीसरा ऑप्शन दिया इन्होंने वायरस। वायरस, और यहां पर ये तीन दे दिए, और पहला ऑप्शन उन्होंने बनाया 1 और 2, सेकंड ऑप्शन इन्होंने बनाया 2 और 3, थर्ड ऑप्शन इन्होंने बनाया 1, 2 और 3, और चौथा ऑप्शन इन्होंने बनाया कि ओनली 3, ओनली 3। अब बच्चे परेशान, पहले तो इसी में परेशान कि अपघटक का मतलब क्या है। अपघटक का मतलब है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है जो तोड़ता है, यानी कि कहीं पर जैसे कोई जानवर मर गया, कोई जानवर मर गया, तो उस जानवर की बॉडी पड़ी हुई है, तो उस बॉडी को खाने के लिए कौन कौन पहुंच जाएगा। उस बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, कोई पत्ती है सड़क पे गिर गई है, कोई पत्ती, इस पत्ती सड़क पे गिर गई है, तो अब इसको खाने के लिए कौन कौन चला जाएगा, बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, जीवाणु। जीवाणु एक प्रकार से क्या होता है, उसको डिकम्पोज करता है, खाता है। और कवक, ये भी डिकम्पोजर है। सिर्फ वायरस नहीं है, वायरस नहीं है। वायरस जीवित और मृत के बीच की कड़ी है। वायरस जो होता है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी होती है वायरस। वायरस डिकम्पोजर नहीं होता, वायरस शरीर में जाके नुकसान पहुंचा देता है और पोषण ग्रहण करने लगता है। यानी कि वायरस जो है वो एक प्रकार का परजीवी होता है, परजीवी, पैरासाइट। आप कह सकते हो इसको पैरासाइट के रूप में, कि ये शरीर के अंदर चला जाएगा, जैसे एड्स वायरस, एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना, या फिर कोई इन्फ्लुएंजा वायरस है, डेंगू वायरस है। ये सभी जो हैं, ये शरीर के अंदर चले जाते हैं, फिर शरीर को खोखला करने लगते हैं, खाते रहते। तो ये शरीर के अंदर जाके, यानी कि वायरस को हमेशा किसी ना किसी बॉडी की तलाश होती है, यानी कि उसको एक होस्ट की तलाश होती है जिंदा रहने के लिए। वायरस खुले में नहीं घूमेगा, बिल्कुल कोरोना वायरस, वायरस खुले में नहीं घूमता है ना, कि हर जगह देखो तो वायरस मिल जाएगा, नहीं। वायरस ऐसा नहीं है, वायरस अगर कहीं से आ गया तो वो ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाएगा खुले में। इसीलिए उसको जिंदा रहने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता होती है, एक एक होस्ट की जरूरत होती है। जैसे ही वो शरीर में चला जाता है, फिर वो शरीर को खाना स्टार्ट करता है अंदर से। तो ये जो गुण है कि शरीर के अंदर जाना और उसको खाना, तो ये परजीवी का गुण होता है, पैरासाइट का। तो वायरस एक प्रकार का पैरासिटिक होता है। वहीं पर अपघटक या डिकम्पोजर के रूप में जीवाणु और कवक काम करते हैं। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पर ये जो कवक होता है, ये परजीवी भी होता है, यानी कि ये पैरासाइट के रूप में भी होता है। और वहीं पर ये शमल रागी भी होता है। शमल रागी का मतलब होता है स्लग, यानी कि गोबर पर उगने वाले। गोबर पर उगने वाले, तो गोबर पर उगने वाला भी कवक होता है, तो इसको हम स्लग कहते हैं, जो कवक गोबर पर उगता है, यानी कि समल रागी कहते हैं इसको। तो ये गोबर पे भी उग जाता है, परजीवी के रूप में, अपघटक के रूप में, मृतोपजीवी के रूप में। सिर्फ 100 पोषी नहीं है, 100 पोषी नहीं है बस ये, बाकी सारे गुण मिलेंगे, ऐसे ही बैक्टीरिया में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ उदाहरण कवक के ऐसे हैं, जैसे एक बीजधर कवक होता है, जिसे हम सीड फंगस कहते हैं, सीड फंगस। तो कुछ बीजधर कवक है, जैसे उदाहरण है क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा जो है,
इनको हम बीजधर कवक कहते हैं, यानी कि सीड फंगस कहते हैं, सीड फंगस। बीज, जो बीज होता है ना, तो ये बीज के समान होते हैं, तो इनको हम सीड फंगस कहते हैं, सीड फंगस, बीजधर कवक कहते हैं, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। वहीं पर कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे मोरेल और ट्रफल। तो मोरेल और जो ट्रफल होते हैं, जैसे ये है मोरेल और ये है ट्रफल, ठीक है। तो जो मोरेल और ट्रफल होते हैं, तो इनको हम खाते भी हैं, जैसे मशरूम जो है, तो उनको हम खाते हैं, मोरेल को खाते हैं, ट्रफल को खाते हैं। और हमेशा ये कवक जो है, ये इस प्रकार से लग जाता है, तो इस प्रकार से ये फंगस चिपक जाती है, जिसके कारण ये फंगस पे धीरे धीरे इसको डिकम्पोज करती रहती है, इसको तोड़ते रहती है, अपघटित करती रहती है और खराब कर देती है, खत्म कर देती है। तो जैसे ये जैसे ये कवक है, जैसे इसमें फंगस चिपक गई है ब्रेड के ऊपर, तो ये ब्रेड को खत्म कर देगी। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, हमारी बैक्टीरिया की हम बात कर चुके, प्रोटोजोआ की हम बात कर चुके, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम में, बैक्टीरिया की बात कर चुके मोनेरा किंगडम में, और अब बात हमने कर ली फंगस की, यानी कि कवक जगत की भी बात कर ली। ये तीनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आर एच विटेकर ने इन तीनों को अपने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत में जगह दी, लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव हैं जिनको अभी तक जगह नहीं मिल पाई थी। वो सूक्ष्म जीव कौन से हैं? जैसे वायरस, वीरियोइड, प्रियॉन और लाइकेन। ये लाइकेन को हटा भी दो, क्योंकि लाइकेन जो है वो एक प्रकार का शैवाल, शैवाल यानी कि एल्गी, एल्गी और जो फंगस होता है कवक, ये इन दोनों से मिलके बनता है लाइकेन, जो मैंने अभी बताया था। तो अगर इसको हटा भी दें, तो हमारे पास में 3 बच जाते हैं, वायरस, वीरियोइड और प्रियोन। ठीक है, इनको और समझ लेते हैं। ये भी छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। वायरस, सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। तो देखो, विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और कुछ अकोशिकीय जीवों को, जैसे वायरस, वीरोइड और प्रायन को जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनको सबको जगह मिली है, ठीक है। देखो, ऐसा क्यों माना जाता है, क्यों जगह नहीं मिली? क्योंकि आर एच विटेकर ने जो अपना सिद्धांत दिया था, आर एच विटेकर ने जो अपना सिद्धांत दिया, तो उसमें जितने भी जीव थे उनको 2 आधार पे बांटा था। कैसे आधार पे बांटा था? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, ऐसे ही बांटा था ना, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जीव, ऐसे ही बांटा था। प्रोकैरियोटिक के अंदर इन्होंने मोनेरा जगत को रखा था, मोनेरा जगत, और इस मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा था, जीवाणु, है ना। और यूकैरियोटिक जीव को फिर 2 आधार पे बांट दिया था, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेलुलर। तो जो एक कोशिकीय था, इसके अंतर्गत एक और किंगडम बना दिया था, जिसमें रख दिया प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ गया था? प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ और शैवाल। और जो बहुकोशिकीय था, फिर इसको बांट दिया था। कैसे बांट दिया था? कि जिसके पास कोशिका भित्ति होगी और जिसके पास में नहीं होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बांटा। तो बहुकोशिकीय में कौन कौन आ गए? बहुकोशिकीय में कवक आ गया, कवक जगत। और यहां पर बहुकोशिकीय में कौन आ गया? तो पादप जगत आ गया, यानी प्लांट्स आ गए। और बहुकोशिकीय में कौन आ गया? जंतु आ गए, यानी जंतु जगत। और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में कौन आ गया? तो प्रोटोजोआ आ गया। और प्रोकैरियोटिक में कौन आ गया? बैक्टीरिया आ गए, यानी कि जीवाणु आ गए। तो ये तो समझ में आ गया। देखो, जो जीवाणु है, प्रोटोजोआ है और कवक, इन्हीं तीनों को मिला दें तो हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनके अलावा भी कुछ कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको इस जगत में जगह नहीं मिली, आर एच विटेकर के 5 जगत सिद्धांत में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी जो व्याख्या थी वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के आधार पे बताई। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं? अकैरियोटिक होते हैं, अकैरियोटिक होते हैं, यानी कि एकैरियोटिक होते हैं, एकैरियोटिक। एकैरियोटिक का मतलब, एकैरियोटिक का मतलब कि इनमें सेल ही नहीं होता है, इनमें कोशिका ही नहीं होती, कोशिका नहीं होती है, सेल ही नहीं होता है, एकैरियोटिक है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें सेल ही नहीं है, जिनमें हम कहें तो उसके अंदर कोशिका ही नहीं है। तो इन जीवों में कौन आ जाता है? तो इनमें आ जाता है वायरस, इनमें आ जाता है वीरियोइड,
जो एक प्रकार से वायरस के ही समान है, लेकिन वायरस नहीं है, ये और उससे छोटा है, वीरियोइड। और आ जाता है प्रियोन। प्रियोन जो कि पूरा किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन से। प्रियोन जो है वो पूरा प्रोटीन से मिलके बना है। तो ये वायरस, इनको समझ लेते हैं। तो वायरस जिसे हम कहते हैं विषाणु, वायरस को विषाणु कहते हैं। तो वायरस जो है ये सजीव, इसको सजीव नहीं माना जाता है, यानी कि इसमें कोई, सजीव का मतलब है जिसमें जीवन हो, तो इसको सजीव नहीं माना जाता है। यदि हम सजीवों को देखें तो उनमें कोशिका संरचना वाले जीव होते हैं, यानी कि एक सेल स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, तो इसको सजीव नहीं मानते क्योंकि इसके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है ना? और बल्कि ये तो जीवित और मृत के बीच की कड़ी होती है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक संरचना होती है जिसे हम वायरस कहते हैं। विषाणु जो है वो अकोशिकीय जीव है, यानी ए सेलुलर है, ए सेलुलर। कैसा है? ए सेलुलर है। कैसा है? ए सेलुलर। अकैरियोटिक है, यानी कि ये ए सेलुलर है, सेल ही नहीं है इसमें। ए सेलुलर, ये लिखा ना, यूनिसेलुलर यानी एक कोश की है, मल्टी सेलुलर या बहुकोश की है, ए सेलुलर यानी कि सेल ही नहीं है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो वायरस को जब आप देखोगे ना, तो वायरस के अंदर क्या होता है कि एक मुख्य गुण होता है कि वायरस की जो बॉडी होती है, ये वायरस की जो बॉडी बनी होती है, इसका जो बाहरी परत होती है ना, इस बाहरी परत को हम कहते हैं कैप्सिड। बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। ये याद रखना, हिंदी इंग्लिश में सेम है, कैप्सिड। कैप्सिड। वहीं पर इस वायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ पड़ा होता है, और ये अनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो ये आरएनए होगा, दोनों उपस्थित नहीं होंगे। जैसे हमारे सेल के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए में से कोई एक होगा, या तो ये डीएनए वायरस होगा या तो ये आरएनए युक्त वायरस होगा। ठीक है, लेकिन डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है। एक बार जब ये किसी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, यानी कि वायरस जो है किसी कोशिका को, सेल को संक्रमित कर देते हैं, तो ये स्वयं की प्रतिकृति बनाने के लिए पोषी कोशिका तंत्र पर हावी हो जाते हैं, जिससे पोषी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक बार अगर ये वायरस किसी के सेल के अंदर एंटर कर जाए, ये वायरस किसी के सेल, जैसे कोरोना वायरस हमारी कोशिकाओं में एंटर कर गया, तो वो अपना रेप्लिकेशन करता जाएगा, यानी कि अपनी प्रतिकृति बनाते जाएगा, अपने आप को द्विगुणित करते जाएगा, अपने आप को म्यूटेट करता जाएगा, अपने आप को बढ़ाते जाएगा, और वो पोषी जो यानी कि जो व्यक्ति है जिसके अंदर जाएगा, तो उसको हानि पहुंचाते जाएगा, और इस प्रकार से उस पोषी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो वायरस जो नाम था, ये एक विष या विषाक्त द्रव के रूप में ये नाम पड़ा था। इस नाम को किसने दिया था? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये वायरस नाम दिया, इसीलिए इवानोवस्की को ही फादर ऑफ वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विषाणु जो है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु विज्ञान कहलाता है या वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, या विषाणु, विषाणु विज्ञान कहता है। विषाणु विज्ञान, विषाणु विज्ञान। और इस विषाणु विज्ञान के जनक जो कौन है? तो इवानोवस्की। इवानोवस्की जिन्होंने ये शब्द दिया है विषाणु। जैसे कुछ वायरस, जो सबसे पहला जो वायरस था ना, जिसकी खोज की गई थी, उसका नाम था मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस यानी कि ये तम्बाकू, जो टोबैको होता है, टोबैको, है ना? तो तम्बाकू, तम्बाकू का जो पौधा होता है ना, टोबैको का, तो तम्बाकू के पौधे में एक वायरस रोग लगा देता है, जिसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोसैक वायरस, टोबैको मोसैक वायरस। तो ये जो टीएमवी, टीएमवी लिखा होगा कहीं पर भी, टीएमवी, टीएमवी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस, ये सबसे पहला वायरस था जिसकी खोज की गई थी, और किस में पाया गया था? तो तम्बाकू के पौधे में पाया गया था, तम्बाकू के। टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये सबसे पहला वायरस है जिसकी खोज हुई थी, तो याद रखना। प्रोटीन के अलावा विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं, यानी कि अगर किसी विषाणु को देखें, किसी विषाणु को देखें, तो विषाणु के अंदर क्या पाया जाता है? ये तो ऊपर वाला तो कैप्सिड है, ऊपर वाले को तो हम कैप्सिड कहते हैं, परत को। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ। तो आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, यानी कि आरएनए होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, बस ऐसा होगा, या तो आरएनए युक्त प्रोटीन होगा या तो डीएनए युक्त प्रोटीन होगा।
ठीक है। किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। एक विषाणु एक न्यूक्लियोप्रोटीन ही होता है और अनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है, यानी कि उसके अंदर एक ही आरएनए होगा या तो एक डीएनए होगा, बस। सामान्य तौर पर देखें तो पौधों को संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं उनमें आरएनए होता है, और जंतुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं में आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। यानी कि अगर कोई आरएनए वाला वायरस है तो आरएनए वाला वायरस ये हमें मतलब जो जंतु हैं तो जंतुओं को आरएनए वायरस भी अफेक्ट कर देगा और डीएनए वायरस भी जंतुओं को अफेक्ट कर देगा। लेकिन डीएनए वायरस प्लांट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, प्लांट को, है ना? तो प्लांट को नहीं कर पाता है क्योंकि आरएनए वायरस ही प्लांट को अफेक्ट कर पाता है, उनको संक्रमित कर पाता है। बाकी आरएनए और डीएनए ये दोनों अपन को कर देंगे, जंतु को कर देंगे। जीवाणुविक विषाणु जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं, जिसे बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। जीवाणु भोजी क्या होता है? विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। तो जीवाणु भोजी, ये भी नाम याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो किसको अफेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। किसको अफेक्ट करता है? यानी कि ये बैक्टीरिया को ही संक्रमित कर देता है। ठीक है। तो आमतौर पर ये जो जीवाणु भोजी होता है ये द्विरज्जुक डीएनए रखता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें उपस्थित होता है। द्विरज्जु, बस आप इतना रखना, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज जो है तो वो एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज नाम देखो, बैक्टीरिया से स्टार्ट है, जीवाणु भोजी यानी कि जो जीवाणु को खाए। जीवाणु को कौन खाएगा? वायरस खाएगा। तो जीवाणु भोजी यानी कि जीवाणुओं को खाने वाला वायरस, उसको जीवाणु भोजी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इसके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है। प्रोटीन विलैप जैसा कैप्सिड कहा जाता है। ये देखो, बाहर की जो परत है ये प्रोटीन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बाहर की जो परत है इसकी, तो इसको हम प्रोटीन से मिली हुई प्रोटीन कोट भी कह सकते हैं, प्रोटीन विलैप भी कह सकते हैं, और जो जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड के नाम से जानी जाती है। कैप्सोमियर नामक छोटी उप इकाइयों से बनी होती है जो न्यूक्लिक अम्ल की रक्षा करती है। तो ये जो कैप्सिड है ये छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। इन इकाइयों को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। इनको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर की छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर ये कैप्सिड बना होता है, जो किसकी रक्षा कर रहा होता है? जो अंदर पड़े हुए न्यूक्लिक अम्ल की रक्षा कर रहा होता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। क्यों? न्यूक्लिक अम्ल कैसे? ये है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, और ये है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? चलिए, वहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे विषाणु जो रोग पहुंचाते हैं, जैसे कंठमाला जो डिसीज होती है, मम्स, जिसमें ये पूरे गलसुए जो हैं वो सूज जाते हैं। चेचक की बीमारी होती है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होती है, ये वेरियोला वायरस से होती है। वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। वहीं पर चिकन पॉक्स की बीमारी होती है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। हर्पीज की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा की बीमारी है, ये सभी के सभी वायरस से होने वाले रोग होते हैं। एड्स की बीमारी है, ये भी विषाणु से होती है, वायरस, एचआईवी वायरस से। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, है ना? स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होती है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। डेंगू जो है वो डेंगू वायरस से ही होती है, उसका नाम ही है डेंगू वायरस, है ना? तो ये सारी चीजें, तो ये वायरस के ऊपर बात की। अब बात करते हैं वीरियोइड की। वीरियोइड, वीरियोइड जो है ये भी कभी-कभी ऑप्शन में आ जाता है, वीरियोइड। तो वीरियोइड जो है ये एक वायरस नहीं है ये। ये वायरस से भी छोटा वायरस की तरह दिखने वाली एक संरचना है। तो ये वायरस से छोटा है वीरियोइड, ठीक है? तो ये याद रखना। तो 1971 के समय में एक वैज्ञानिक थे टीओ डायनर। तो टीओ डायनर ने एक नए संक्रामक कारक की खोज की जो विषाणु से छोटा था, यानी कि वायरस से भी छोटा है ये, है ना? तो वायरस से भी छोटा था और जो आलू रोग का कारण बना, यानी कि आलू में एक रोग हुआ, आलू में एक रोग हुआ तो इसकी रिसर्च की तो आलू में जो रोग हुआ वो वायरस के कारण नहीं हुआ, वो एक वायरस से भी छोटी संरचना थी जिसका नाम था वीरियोइड। ये एक मुक्त आरएनए पाया गया जिसमें विषाणु में पाए जाने वाले प्रोटीन विलैप की कमी थी। अंतर क्या था? अंतर समझो अब। देखो, जो वायरस होता है,
तो वायरस की ये जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत, ये बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? बाहरी परत को हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और ये छोटी-छोटे कैस्मोस्फेयर से मिलके बनी होती है। तो ये जो कैप्सिड है और जो क्या कर रही होती है, तो अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है उसको सुरक्षित रख रही होती है। लेकिन वीरियोइड के अंदर क्या देखा? वीरियोइड के अंदर ये जो बाहरी परत है ना, ये जो बाहरी परत है जो वायरस में कैप्सिड होती है, तो ये बाहरी परत इस वीरियोइड में नहीं थी, है ना? यानी कि इसमें कैप्सिड नहीं था। तो यहीं से अंदाजा लग गया कि वायरस में बाहरी परत कैप्सिड होती है, लेकिन यहाँ पर आलू में जो रोग लगाने वाला जो छोटा-सा सूक्ष्म जीव पाया गया, तो उसमें कैप्सिड नहीं थी, यानी कि ये वायरस तो हो ही नहीं सकता। वायरस तो हो ही नहीं सकता और इसका आकार भी वायरस से छोटा था। एक आकार भी वायरस से छोटा था, लेकिन इसके अंदर जो आनुवांशिक मटेरियल था, वो क्या था? आरएनए। तो ये सिमिलरिटी थी क्योंकि वायरस के अंदर भी आरएनए हो सकता है और वायरस के अंदर डीएनए भी हो सकता है। लेकिन जो वीरियोइड है, वीरियोइड में आरएनए ही होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है। ठीक है? तो प्रोटीन ब्लैब की इनमें कमी थी, इसीलिए इसका नाम वीरियोइड हो गया। तो वायरस की तरह ही दिखने वाला है, इसीलिए वीरियोइड नाम रख दिया। अंतर स्पष्ट याद रखना, वायरस में कैप्सिड होता है, यहां पे कैप्सिड नहीं होता है। वायरस में डीएनए, आरएनए दोनों हो सकते हैं, यानी कि अलग-अलग, एक में डीएनए हो सकता है, एक में आरएनए। लेकिन यहां पर वीरियोइड में आरएनए ही होता है, इसमें कोई डीएनए नहीं होता। दूसरी बात प्रोटीन ब्लैब की कमी है, यानी कि कैप्सिड की कमी है। वहीं पर इसकी जो पहचान है सबसे पहले आलू के रोग में की गई थी। दूसरी बात टीओ डाइनर, ये भी नाम याद रखना, ठीक है? अब बात करते हैं प्रियोन की। प्रियोन, प्रियोन, ये प्रियोन जो बना है, ये किससे बना है? ये पूरा का पूरा प्रोटीन से मिलके बना है, यानी कि इसमें और कुछ नहीं है, इसमें प्रोटीन ही है, इसमें प्रोटीन ही है, ठीक है? तो ये जो प्रियोन है, ये भी किसी रोग का वाहक बना और ये रोग जो है, ये जंतुओं में वाहक बना, यानी कि जानवरों में वाहक बना। तो जानवरों में हम भी आ जाते हैं, तो जो जंतु हैं, जैसे जो मवेशी होते हैं, जो गाय, भैंस वगैरह होती हैं, जो मवेशी हैं, यानी कि जो मुँह जुगाली करती हैं, तो जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं ना, जिन्हें हम मवेशी कहते हैं, मवेशी, गाय, भैंस वगैरह, मवेशी मवेशी कहते हैं, तो उन मवेशियों को इस प्रियोन ने ग्रसित किया और जंतुओं को, जानवरों को, जैसे कि हम लोग हैं, तो हमको भी इसने ग्रसित किया। अब इसको क्या कहते हैं? तो देखो, आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक तंत्रिका संबंधी रोग असामान्य वलित प्रोटीन वाले कारकों द्वारा संचरित होते हैं। यानी कि जुगाली, यानी कि अरे जो मुंह चलाते हैं, ऐसे ऐसे मुंह चलाते रहते, गाय चलाती रहती है ना, ऐसे-ऐसे मुँह चलाती रहती है ना, जुगाली करती रहती है। उसी को तो कहते हैं जुगाली। तो क्या देखा गया कि कुछ ऐसे जीवों में, हाँ, माउथ राउंड राउंड, तो कुछ ऐसे जीवों में तंत्रिका संबंधी रोग, यानी कि नर्वस सिस्टम, यानी कि जो दिमाग दिमाग वाले जो संबंधी रोग है, दिमाग से रिलेटेड जो रोग है, तंत्रिका संबंधी जो विकार हैं, वो एक प्रोटीन के कारण होने वाले रोगों के रूप में देखे गए। अब ये नहीं पता कि वो प्रोटीन है क्या, ठीक है? तो कुछ ऐसे रोग, तंत्रिका संबंधी रोग पहचाने गए जो प्रोटीन के कारण हो रहे थे। कारक कारक जो थे वो आकार में विषाणु के समान था, यानी कि अगर साइज देखें तो वायरस के समान था, छोटा-सा था और इन कारकों को प्रियोन कहा जाता था। क्यों प्रियोन कहा जाता था? क्योंकि ये पूरा का पूरा किससे मिलके बना है? तो प्रोटीन से मिलके बना है, पूरा का पूरा प्रोटीन से मिलके बना है। प्रियोन के कारण होने वाली सबसे प्रमुख बीमारियों में आती है बीएसई। बीएसई बीमारी को कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंक्लोपैथी। इसको क्या कहते हैं? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंक्लोपैथी। ये जो होती है, ये किसको होती है? तो ये गाय भैंस वगैरह को होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? आमतौर पर मवेशियों में पागल गाय रोग। गाय जो पागल हो जाती है, जो पागल गाय रोग होता है, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंकेलोपैथी।
जिसमें मवेशियां जो होती हैं वो पागल हो जाती हैं, गाय वगैरह जो पागल हो जाती हैं। ये किससे होता है? तो ये प्रियन के कारण ही होता है, जो कि एक प्रकार का वायरस जैसा दिखता है, लेकिन वायरस नहीं है, और पूरा किससे बना? प्रोटीन से। ये तंत्रिका संबंधी विकार दे देता है, तो गाय भैंसों में भी दे देता है, जुगाली करने वालों में, इंसानों में भी। और मनुष्यों में इसी के समान एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सीआर जैकब, जिसे सीजेडी के नाम से जानते हैं। तो सीआर जैकब जो रोग होता है, ये भी प्रियन के कारण मनुष्यों में होता है, हम लोगों को होता है। क्लियर है? प्रियन। अब बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन। तो जो लाइकेन है, यहां से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो 4-5 प्रकार के क्वेश्चन याद रखना। फिर उसके बाद में हमारा ये चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो, लाइकेन जो है ये किससे मिलके बना है? सबसे पहली चीज तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन। पहले तो इसका चित्र देख लो। ये पेड़ है, ये पेड़ है। इस पेड़ में ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये जो इस प्रकार की रचना दिख रही है ना, ये पेड़ पे चिपकी हुई है ना, ये क्या है? ये है लाइकेन। ये क्या है? ये है लाइकेन। लाइकेन है ये, लाइकेन। लाइकेन। ये लाइकेन किससे मिलके बना है? ये लाइकेन, ये लाइकेन किससे मिलके बना है? तो शैवाल। और किससे बना है? वीरियोइड और प्रियोन में छोटा कौन होता है? तो आप कह सकते हो, वीरियोइड को कह सकते हो, वो छोटा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा छोटे आकार का होता है। तो शैवाल और कवक, शैवाल और कवक यानी कि फंगस, यानी कि शैवाल को हम क्या कहते हैं? शैवाल को हम कहते हैं एल्गी, एल्गी। और कवक को हम कहते हैं फंगस। तो ये एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक रिलेशन से क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। यानी कि शैवाल और कवक के सहजीवी के रूप में क्या मिल बनता है? तो लाइकेन बनता है। और ये जो लाइकेन बनता है ना, ये है, ये पौधा देखो पेड़ के ऊपर उग गया, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसका? कवक और शैवाल का, इससे लाइकेन बन गया। अब लाइकेन जो है इस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां पे प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न सुनो। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो लाइकेन का पौधा होता है, ये क्या है? ये पौधे के रूप में उग गया, ये पेड़ के ऊपर है ना, तो पौधे के रूप में उड़ गया। तो लाइकेन का जो पौधा है, ये प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। किसका? प्रदूषण का सूचक होता है, सूचक, प्रदूषण का इंडिकेटर। यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है ये पौधा, पॉल्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर कैसे? वो कैसे जाना जाता है? ये एक्चुअली में होता क्या है कि जहां पर भी ये लाइकेन उगा है, जहां पर भी लाइकेन उगा है, वहां पर माना जाता है कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र पॉल्यूशन है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री जगह है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां भी लाइकेन का पौधा उगा दो, यानी कि उसको उगाने का प्रयास करो, और उगाते हैं और वो अगर नहीं उगता है, तो मतलब यहां पे प्रदूषण है। यानी कि जैसे दिल्ली जैसी जगह पे लाइकेन हमें देखने नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहां प्रदूषण है। तो इसको प्रदूषण का सूचक माना जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन के पौधे से ही हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है ना, लिटमस पेपर, अरे कैसे उगाते क्या हैं? यही तो उगाएंगे ये शैवाल और कवक मिला के, कैसे क्या उगाएंगे? जो लाइकेन है ना, वो सिम्बायोटिक रिलेशन से बनेगा, है ना, तो इसको शैवाल को लाएंगे और कवक को लाएंगे, वो खुद अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक साथ रहने लगेंगे। उसको उठा के अपन किस पे डाल देंगे? पेड़ के ऊपर, है ना, तो बस वो उसके ऊपर उग जाएगा, उसके ऊपर पनप जाएगा। मेन चीज ये होती है। तो जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, एसिड और बेस की पहचान करते हैं, है ना, तो एसिड और बेस की जो पहचान करने के लिए लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस परीक्षण जो होता है, तो उसके लिए लिटमस पेपर हमें इसी लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, 3 क्वेश्चन है। लाइकेन जो है वो एक प्रकार का सहजीवी है, ये भी याद रखना। लाइकेन जो है वो एक प्रकार का सहजीवी है, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसका? शैवाल और कवक का, एल्गी
और फंगस का। दूसरी बात, ये प्रदूषण का सूचक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। तीसरी बात, जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पेपर, वो भी हमें किससे प्राप्त होता है, तो इसी से प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो लाइकेन जो है एक प्रकार का सहजीवी है, अर्थात शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक रूप से ये उपयोगी एक संघ है, इन दोनों के रिलेशन से बनता है। जो शैवालीय घटक होता है, जो शैवाल यहां पर जुड़ता है, उसको फाइकोबियंट कहते हैं। जो शैवालीय घटक है, इसको फाइकोबियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोबियंट। जो शैवालीय घटक जो जुड़ता है, उसको फाइकोबियंट कहते हैं। और जो कवकीय घटक घटक होता है, उसको माइकोबियंट कहते हैं। जो कवकीय घटक होता है, इसको माइकोबियंट कहते हैं, माइकोबियंट। जो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। तो ये जो फाइकोबियंट होता है, यानी कि शैवाल जो है, ये कैसा होता है? स्वपोषी होता है। और कवक जो है, वो परपोषी होता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। तो शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार कर देता है, और कवक आश्रय प्रदान कर देता है, और अपने साथी के लिए खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते रहते हैं। लाइकेन जो है, वो प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, और प्रदूषित क्षेत्रों में ये नहीं उगते हैं। क्लियर है? वहीं पर एक और क्वेश्चन में यहीं पर बता दे रहा हूं, बात आई है। तो जो शैवाल होता है ना, एल्गी, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम एल्गोलॉजी कहते हैं, या इसको अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ये जो आया ना फाइकोबियंट घटक, ये फाइकोबियंट घटक, ये कहां से आया? यहीं से आया, फाइकोलॉजी से। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी, और कवक यानी फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। बस इतना सब कुछ याद रखने ना, क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं। यहां पूरे सूक्ष्म जीव कवर हो गए अपने, विषाणु, वायरस, प्रियोन। जो एक्स्ट्रा में थे वो भी देख लिए, वायरस वगैरह, वीरियोड वगैरह, प्रियोन वगैरह, वो भी देख लिए। बैक्टीरिया को भी पढ़ लिया, उसकी प्रजाति भी पढ़ ली, कितने प्रकार के हैं। कवक भी पढ़ लिए, कितने प्रकार के हैं। और प्रोटोजोआ भी पढ़ लिए, कितने प्रकार के, अमीबा, पेरिमीजियम वगैरह। और शैवाल भी पढ़ लिए। सारी चीजें अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं प्लांट को, फिर पढ़ते हैं एनिमल्स को। तो आज की क्लास में अपन प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो देखो, प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया। जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं पादप। तो सबसे पहली चीज, तो प्लांट कैसे होते हैं, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि पादप जगत में सभी वनस्पति शामिल हैं। वनस्पति का मतलब होता है, वनस्पति का मतलब होता है प्लांट्स। तो पादप जगत में देखें, पादप जगत में यानी कि प्लांट किंगडम में अगर हम देखें, तो प्लांट किंगडम में सभी प्लांट्स शामिल है। दुनिया के जितने प्लांट है, वो सभी प्लांट किंगडम के अंदर शामिल है। दुनिया के जितने एनिमल्स हैं, वो सभी एनिमल किंगडम में शामिल है। ठीक है? तो यहाँ जैसे जितने भी बैक्टीरिया वो मोनेरा में शामिल है, जितने प्रोटिस्टा हैं, जितने प्रोटोजोआ हैं, वो प्रोटिस्टा में शामिल हैं। इसे ही जितने भी प्लांट्स हैं, वो प्लांट किंगडम में शामिल है, पादप जगत में शामिल है। तो पादप जगत में दुनिया के समस्त वनस्पति जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो शामिल है। और प्लांट्स कैसा है? तो प्लांट्स यूकैरियोटिक है, पहली बात। अब आर.एच. विटेकर का वो देखो डायग्राम जो मैंने बनाया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कौन कौन आ जाते हैं? यूकैरियोटिक में प्लांट आ जाते हैं, यूकैरियोटिक में एनिमल आ जाते हैं, यूकैरियोटिक में कवक आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक में कौन आ जाता है? तो प्लांट, एनिमल और कवक। बाकी सभी किस में चले जाते हैं? तो बाकी सभी प्रोकैरियोटिक में चले जाते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक नहीं, यानी कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक में चला जाता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में चला जाता है। और जो वायरस वगैरह होते हैं, वो तो एकैरियोटिक होते हैं, है ना? तो प्लांट, एनिमल, और एक और आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा भी कैसा है? तो वो भी यूकैरियोटिक है, लेकिन ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, कवक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है ना? ये याद रखना, बहुकोशिकीय यूकैरियोट होता है, और जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय यूकैरियोट है। वहीं पर ये प्लांट और एनिमल जो है, ये दोनों बहुकोशिकीय है, दोनों मल्टीसेलुलर है। तो यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास में मौजूद होती है क्लोरोफिल।
तो इनके पास में मौजूद होती है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं कि सूर्य की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इसी कारण से वो कैसे हो जाते हैं? तो स्वपोषी हो जाते हैं। वहीं पर प्लांट सेल के पास में जो प्लांट्स होते हैं, तो इनकी कोशिका की जो बाहरी परत होती है, वो सेल वॉल कहलाती है, यानी कि कोशिका भित्ति कहलाती है। और ये कोशिका भित्ति बहुत कठोर होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है। तो किसकी बनी होती है? सेल, मुख्यतः कंटेंट सेल्यूलोज का होता है। ठीक है? चलिए, अब जो प्लांट्स होते हैं, पादप जगत, इस पादप जगत में जितने भी पौधे आते हैं, उनको 2 वर्ग में बाँट दिया। ये 2 वर्ग कौन से हैं? पहला वर्ग है अपुष्पोद्भिद वर्ग, दूसरा वर्ग है पुष्पोद्भिद वर्ग। अपुष्पोद्भिद को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमे प्लांट, और पुष्पोद्भिद को हम कहते हैं फेनेरोगैमे प्लांट। तो अपुष्पोद्भिद का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते, जिनमें पुष्प नहीं लगते और जिनमें बीज नहीं होते, बीज नहीं होते, तो इनको बीज रहित पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज रहित पौधे, यानी कि इनको कहते हैं हम सीडलेस प्लांट, सीडलेस प्लांट। इनमें बीज नहीं लगता, सीड नहीं होती इनमें। क्योंकि आपने पौधे को देखा होगा ना, तो जब कोई किसी खेत में आप बीज को डालते हो, फिर ये बीज जो है वो अंकुरित तो होता है, फिर यहाँ से पेड़ जो है फिर वो लगना स्टार्ट होता है। तो ये ऐसे छोटे-छोटे पौधे हैं कि इनमें बीज नहीं होता है, तो इनको सीडलेस प्लांट के रूप में जानते हैं। इन्हें बीज रहित पौधे कहते हैं, या इन्हें पुष्प रहित पौधे कहते हैं। इनमें फूल भी नहीं लगते। वहीं पर ये जो पुष्पोद्भिद वर्ग होता है, ये सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि इनमें बीज लगता है। ये सीड बेयरिंग प्लांट है। इनमें बीज लगता है। ये बीज सहित पौधे होते हैं, बीज सहित पौधे। ये बीज रहित है, ये बीज सहित पौधे हैं, बीज सहित पौधे हैं। वहीं पर इनमें पुष्प वगैरह जो हैं, पुष्प वगैरह हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, तना है, जड़ है, जड़ है, तना है, फूल, पुष्प, ये सभी के सभी इनमें मौजूद होते हैं, है ना? फूल है, पुष्प है, तना है, तो ये सभी के सभी मौजूद होते हैं। देखो, एक और मुख्य अंतर बताता हूँ। मुख्य अंतर क्या है? यानी कि जो प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट्स को हमने 2 भागों में बाँटा। एक क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टोगैमे पौधे, और दूसरे फेनेरोगैमे, फेनेरोगैमे, फेनेरोगैमे पौधे। तो क्रिप्टोगैमे पौधे और फेनेरोगैमे में मुख्य अंतर क्या होता है कि जैसे अगर हम एक पौधे को देखें, तो एक पौधे में हमें ये नीचे जड़ देखने को मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? जड़। यानी कि इसको हम कहते हैं रूट। अब ये जो जड़ होती है, ये ज़मीन के अंदर रहती है, ये ज़मीन के अंदर है जड़। और यहाँ से क्या होता है कि ये पौधा विकसित होना स्टार्ट करता है, ये पौधा विकसित होता है, और इसको हम कहते हैं उस पौधे का तना वाला भाग, यानी कि इसको हम कहते हैं स्टेम, स्टेम कहते हैं। ये मजबूत जो भाग होता है, मजबूत भाग। और इसके बाद में ये जो पेड़ है, इस पेड़ में सारी चीज़ें लगने लगती हैं, यानी कि इसमें पत्तियाँ लगने लगती हैं, पत्तियाँ। यानी कि इसमें लीव्स होती हैं, लीव्स, है ना? इसमें फल लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं? फल, यानी कि इसमें फ्रूट्स लगने लगते हैं। इसमें फूल लगने लगते हैं, फूल, यानी कि इसमें फ्लावर्स लगने लगते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। वहीं पर इनके अंदर कुछ विशेष चीज़ें भी पाई जाती हैं प्लांट्स में, जैसे कि प्लांट्स में क्या देखा जाता है कि हम जो पानी होता है, तो हम जो जल होता है, जल, वाटर, हम इनकी जड़ों को देते हैं। हम पानी यानी कि वाटर जो है, वो हम इनकी पेड़ों की जड़ों पर डालते हैं, तो जिससे ये पानी जो है वो फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये पानी जो है, ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जब पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इसको हम कहते हैं केशिकत्व सिद्धांत। केशिकत्व, केशिकत्व सिद्धांत। यानी कि
कैपिलरिटी एक्शन कहते हैं इसको, कैपिलरिटी एक्शन। कैपिलरिटी एक्शन होता है, जैसे कि कोई दिया वगैरह होता है ना, तो जैसे बाती होती है तो उसपे भी जो तेल होता है तो वो ऊपर की ओर चलता है लालटेन में, तो वही चीज होती है कैपिलरिटी एक्शन, जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी कह सकते हो आप, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में ये जो पानी होता है ये जाता है। तो ये देखो पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, वहीं पर ये जो पत्तियां होती है ना, तो पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होती है। पत्तियों में क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होती है, जो हेल्प करती है पौधों को किस किस चीज में हेल्प करती है? प्रकाश संश्लेषण में। किस में हेल्प करती है? प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो जंतु वगैरह होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं। जो वाहन वगैरह होते हैं, गाड़ियां वगैरह होती हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वातावरण में। और प्लांट्स को जो हम पानी पहुंचाते हैं, तो प्लांट्स को जो हमने पानी दिया तो प्लांट्स क्या करते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की उपस्थिति में प्लांट्स जो हैं वो अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं, जो क्या होता है? C6H12O6, यानी कि ये क्या होता है? ग्लूकोज। और साथ में ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो इसी से कार्बन और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बना रहता है। तो प्लांट्स में ये क्रिया जो होती है, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पादप जो होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण। और ये भोजन का निर्माण कर पाने की वजह से ही ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? स्वपोषी, यानी कि वो कैसे हो जाते हैं? ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब बताओ, क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, अब यहां पर होता क्या है कि भोजन बना है जो भोजन बना है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई है, ये कहां पर हुई है? तो ये तो पत्तियों में हुई है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहां पर हुई है? वो तो पत्तियों में हुई है ना। तो पत्तियों में खाना बन गया, पत्तियों में फूड बन गया। अब इस फूड को, इस खाने को प्लांट के हर भाग में जाना है। इस खाने को प्लांट के हर भाग तक पहुंचना है, हर भाग तक, तने तक, जड़ तक, हर जगह तक इस खाने को पहुंचना है। तो ये खाना प्लांट के हर भाग में कैसे पहुंचेगा? तो यहां पर क्या होते हैं कि प्लांट्स के अंदर, पादपों के अंदर कुछ उत्तक होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टिश्यूज होते हैं, यानी कि कुछ उत्तक होते हैं, उत्तक जिनको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू, इनको हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, यानी कि इनको हम संवाहनी उत्तक कहते हैं, संवाहनी उत्तक। तो ये जो संवाहनी उत्तक होते हैं, प्लांट्स में ही होते हैं, हम लोगों में नहीं होते। इनको हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में संवाहनी उत्तक। ये संवाहनी उत्तक कौन कौन से होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं संवाहनी उत्तक। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोयम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोयम। तो जाइलम का जो काम होता है, जा से जाइलम, जा से जल, तो इसका काम होता है जल का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि जल का परिवहन करना प्लांट के अंदर। और फ्लोयम का काम होता है फूड का परिवहन करना, यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये जो भोजन बना था, ये भोजन अब फ्लोयम के माध्यम से समस्त बॉडी में पहुंचेगा। ये फ्लोयम के माध्यम से समस्त बॉडी में ये पहुंच रहा है। किसके माध्यम से? तो फ्लोयम के माध्यम से, फ्लोयम के माध्यम से। जो एक प्रकार का संवहनी उत्तक है। वहीं पर ये जो, वहीं पर ये जो जल है, ये जो जल है जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो ये जो जल आ रहा है,
ये जो जल आ रहा है, ये जल किसके कारण आ रहा है? तो ये जल आ रहा है जाइलम के कारण। ये पेन अच्छे से दिख नहीं रहा, ये दिखेगा जाइलम। तो जाइलम के कारण ये जल जो है वो जाइलम के कारण नीचे से ऊपर जा रहा है। तो समझ में आया? क्लियर है सारी चीजें? तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ में आपने सारी चीजें देख ली। इस पेड़ में आपने फल भी देख लिए, यानी कि फ्रूट्स देख लिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो, अब पेड़ में क्या होता है, पेड़ में फल भी होते हैं, यानी कि फ्रूट्स भी होते हैं। पेड़ में फूल भी होते हैं, यानी कि फ्लावर्स भी होते हैं। पेड़ में तना भी होता है, यानी स्टेम भी होता है। पेड़ में जड़ भी होते हैं, यानी कि रूट्स भी होते हैं। पेड़ में पत्तियां भी होती है, यानी कि लीव्स भी होते हैं। यानी कि सभी चीजें होती हैं। एक अगर बड़े पेड़ को अगर देखें, तो एक बड़े पेड़ में ये सभी चीजें उपस्थित होती है। लेकिन लेकिन जैसे ये एक बड़ा पेड़ है, तो इस बड़े पेड़ में ये सभी चीजें उपस्थित है ना, यानी कि हम इस पेड़ को छूकर या देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा इसका फल है, कौन सा इसका फूल है, कौन सा इसमें तना है, कौन सा इसमें जड़ है, कौन सी इसमें पत्तियां हैं। तो एक ऐसे बड़े पौधे घर से बाहर निकलेंगे तो बड़े पौधे को देखकर हम उसमें बता पाएंगे ना, देखो इसमें ये फल लगे हैं, देखो इसकी ये पत्तियां हैं, देखो इसका ये तना वाला भाग है, नीचे इसकी जड़ है, ये इसमें से फूल दिख रहे हैं। बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे अगर हम ऐसे बड़े पौधे को देखेंगे? तो ये जो बड़े पौधे होते हैं, जिनकी बॉडी में, जिनको देखकर हम विभेद कर पाते हैं, जिनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि क्या इनमें तना है, क्या इनमें फल है, क्या इनमें फूल है, क्या इनमें पत्तियां, क्या इनमें जड़ है, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म, या फिर ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को हम पुष्पोद्भिद वर्ग के पौधे कहते हैं। पुष्पोद्भिद वर्ग के पौधे कहते हैं, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, फेनेरोगामे पौधे। इनको हम क्या कहते हैं, फेनेरोगेमे पौधे, फेनेरोगेमे प्लांट्स। अब समझ में आया? ये जो फेनेरोगेमे प्लांट जो होते हैं, पुष्पोद्भिद पौधे होते हैं, ये एडवांस पौधे होते हैं। इनमें सभी चीजें उपस्थित होती है, यानी कि इनको देखकर हम विभेद कर पाते हैं कि क्या फल, फूल, तना, जड़, क्या-क्या चीजें हैं। लेकिन जो इससे पहले का जो एक वर्ग है, जिसे अपुष्पोद्भिद कहते हैं, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद वर्ग के पौधे कहते हैं, यानी कि क्रिप्टोगेमे। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमे कहते हैं, क्रिप्टोगेमे। तो क्रिप्टोगेमे पौधों में ये इतने छोटे होते हैं, जैसे कि ये एक पौधा बना रहा हूं क्रिप्टोगेमे, ये इतने छोटे होते हैं, ये ऐसी इनकी संरचना है। अब एक बार बताओ, इस पौधे को देखकर क्या आप बता सकते हो कि इसमें, इस पौधे में इसका तना कौन सा है, इसकी जड़ कौन सी है, इसकी पत्तियां कौन सी हैं, इसके फूल कौन से हैं, या इसमें फ्रूट्स कौन से हैं, इसमें फल कौन से हैं, क्या बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे। तो हाँ, तो ऐसे पौधे जिनकी बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या इनमें तने होते हैं, क्या इनमें जड़ होती है, क्या इनमें फल होते हैं, क्या इनमें फूल होते हैं, ऐसे पौधों को हम अपुष्पोद्भिद अपुष्पोद्भिद वर्ग, यानी कि क्रिप्टोगेमे पौधे कहते हैं। वहीं पर कुछ होते हैं बड़े पौधे, मॉडर्न पौधे, तो उनको हम फेनेरोगेमे प्लांट, यानी कि पुष्पोद्भिद वर्ग कहते हैं। अब आपको क्रिप्टोगेमे पौधे और यानी कि अपुष्पोद्भिद वर्ग और पुष्पोद्भिद में मतलब समझ में आया, फेनेरोगेमे और क्रिप्टोगेमे में आ गया ना, ये मतलब ठीक है। वहीं पर इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, ये भी नाम याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। यानी कि पुष्पोद, वो तो मैंने समझाया, वो चीज तो अलग है। लेकिन अपुष्पोद्भिद वर्ग का मतलब होता है जिसमें पुष्प नहीं होता है, सिंपल, जिसमें पुष्प नहीं है, बाकी चीज भी नहीं है, लेकिन नाम के आधार पे कहा गया है कि पुष्प नहीं है। वहीं पर ये जो पौधे होते हैं, ये बीज रहित होते हैं, यानी कि इनमें सीड भी नहीं होती है, बीज भी नहीं होता। और ये वाले जो पौधे हैं, इनमें बीज होता है, और इन्हीं इसीलिए इन्हें सीड बेयरिंग प्लांट कहते हैं। और दूसरी बात, ये इनमें पुष्प वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे से लगते हैं, पुष्प भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, जड़ भी होता है, सब चीजें होती है। तो ये समझ में आ गया। तो इसके अंदर फेनेरोगेमे में तो बड़े पौधे आ जाएंगे, एडवांस
पौधे आ जाएंगे, एडवांस जो बड़े बड़े पौधे हैं। तो बड़े बड़े जो एडवांस पौधे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। इसको जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी और एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवर्त बीजी। तो एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी का मतलब है जिम्नोस्पर्म का जो पौधा होता है ये नेकड सीड का होता है, नेकड सीड। अभी बता रहा हूं मैं इसका अंतर। और ये जो होता है ये आवर्त बीजी होता है जो कि दो प्रकार का है। कैसा? एक होता है एक बीज पत्री, यानी इसकी जड़ कौन सी है, इसकी पत्तियां कौन सी हैं, इसके फूल कौन से हैं, या इसमें फ्रूट्स कौन से हैं, इसमें फल कौन से हैं, क्या बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे। तो हाँ, तो ऐसे पौधे जिनकी बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या इनमें तने होते हैं, क्या इनमें जड़ होती है, क्या इनमें फल होते हैं, क्या इनमें फूल होते हैं। ऐसे पौधों को हम अपुष्पोद्विद वर्ग यानी कि क्रिप्टोगैमे पौधे कहते हैं। वहीं पर कुछ होते हैं बड़े पौधे, मॉडर्न पौधे, तो उनको हम फेनेरोगैमे प्लांट यानी कि पुष्पोद्विद वर्ग कहते हैं। अब आपको क्रिप्टोगैमे पौधे और यानी कि अपुष्पोद्विद वर्ग और पुष्पोद्विद में मतलब समझ में आया? फेनेरोगैमे और क्रिप्टोगैमे में आ गया ना ये मतलब? ठीक है। वहीं पर इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ये भी नाम याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। यानी कि पुष्पोद, वो तो मैंने समझाया, वो चीज तो अलग है। लेकिन अपुष्पोद्विद वर्ग का मतलब होता है जिसमें पुष्प नहीं होता है। सिंपल, जिसमें पुष्प नहीं है, बाकी चीज भी नहीं है, लेकिन नाम के आधार पे कहा गया है कि पुष्प नहीं है। वहीं पर ये जो पौधे होते हैं ये बीज रहित होते हैं, यानी कि इनमें सीड भी नहीं होती है, बीज भी नहीं होता। और ये वाले जो पौधे हैं इनमें बीज होता है और इन्हीं इसीलिए इन्हें सीड बेयरिंग प्लांट कहते हैं। और दूसरी बात, ये इनमें पुष्प वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे से लगते हैं, पुष्प भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, जड़ भी होता है, सब चीजें होती है। तो ये समझ में आ गया। तो इसके अंदर फेनेरोगैमे में तो बड़े पौधे आ जाएंगे, एडवांस पौधे आ जाएंगे, एडवांस जो बड़े बड़े पौधे हैं। तो बड़े बड़े जो एडवांस पौधे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। इसको जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं नग्न बीजी और एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवर्त बीजी। तो एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी का मतलब है जिम्नोस्पर्म का जो पौधा होता है ये नेकड सीड का होता है, नेकड सीड। अभी बता रहा हूं मैं इसका अंतर। और ये जो होता है ये आवर्त बीजी होता है जो कि दो प्रकार का है। कैसा? एक होता है एक बीज पत्री यानी कि मोनोकोटिलिडन और दूसरा होता है द्विबीज पत्री यानी कि डायकोटिलिडन। क्लियर है? अब देखो, ये जो नेकड सीड का मतलब यानी कि नग्न बीजी और आवर्त बीजी का मतलब क्या है? देखो, इस चित्र को देखो आप। नग्न बीजी और आवर्त बीजी समझते हैं। देखो, तो जैसे आपने देखा एप्पल, ये क्या है? एप्पल, एप्पल सेब है, ये सेब। तो जब आप इस सेब को देखते हो तो सेब को जब काटते हो ना तो सेब के काटने पर ये बीच में आपको दिखता है बीज। ये क्या है? ये एप्पल का बीज है। ये बीज है, सीड है, ये बीज है। तो एप्पल को जब बीच में से काटोगे ना तो आपको बीज दिखेगा। तो ऐसा पौधा या ऐसा पेड़ या ऐसा फल या ऐसा फ्रूट जिसका बीज जो होता है वो फल से ढका होता है, जिसका बीज फल से ढका होता है यानी कि फ्रूट से इनक्लोज्ड होता है, फ्रूट से यानी कि फल से ढका होता है, फल से ढका यानी कि बीज जो है वो किससे? फल से ढका है, फल से ढका है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म के पौधे कहते हैं, यानी कि इनको हम आवर्त बीजी कहते हैं। आवर्त बीजी, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी पौधे वो होते हैं जिनका बीज जो है वो फल से ढका होता है, फ्रूट से इनक्लोज होता है। वहीं पर जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं ये नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी का मतलब कि इनमें बीज तो होता है, यानी कि इनमें बीज तो आ गया है ना। ये देखो ना, ये वाला देखो, इसमें क्या लिखा था अपन ने। ये कैसे हैं पौधे? पुष्पोद्विद फेनेरोगम कैसे हैं? ये बीज सहित है, यानी कि बीज तो आ गए, बीज तो आ गए। इनमें तो बीज भी नहीं था, इनमें तो बीज भी नहीं था। क्रिप्टोगैमे में बीज भी नहीं है, लेकिन ये फेनेरोगैमे में बीज आ गया।
लेकिन जो पहले पौधे बने ना जिम्नोस्पर्म के, उनमें तो बीज आ गया, लेकिन वो बीज कैसा है, वो नग्न है, यानी कि वो कैसा है, वो नेकड सीड है, नेकड सीड। नेकड सीड का मतलब क्या है कि इसमें बीज तो आ गया, इसमें सीड तो आ गई, इसमें बीज तो आ गया, लेकिन वो फल से ढका नहीं है, वो फल से ढका नहीं है, वो ओपन है। वो कैसा है, वो ओपन है, इसलिए वो नग्न है। उसको हम बीज को देख सकते हैं, उसको हम बीज को ही खाते हैं, उसमें हम फल को नहीं खाते, हम उसके बीज को ही खाते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें ये जो बीज होता है वो कैसा होता है, नग्न होता है, यानी कि नेकड होता है बिल्कुल, है ना? तो इनको हम क्या कहते हैं, जो ओपन होता है, जो किसी फ्रूट से ढका नहीं होता है, जो किसी फल से ढका नहीं होता है, उसको हम कहते कहते हैं नग्न बीजी, यानी कि नेकड सीड। तो दुनिया में जितने भी आप ये पौधे देख रहे हो, जितने भी पौधे देख रहे हो ना, ये आम का पौधा है, टमाटर का पौधा है, जो भी आपके आसपास में पौधे दिख रहे हैं, आम है, टमाटर है, कैरी है, जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं, केला है, ये सभी जो बड़े-बड़े जो पौधे हैं, ये सभी के सभी पौधे कैसे हैं, वो आवर्तबीजी हैं। सभी के सभी आवर्तबीजी हैं। और नग्न बीजी का उदाहरण कौन सा है? नग्न बीजी के ऐसे पौधे होते हैं जो ऊंचाई पर उगते हैं, ऊंचाई पर, हाइट पर उगते हैं, जहां पर माउंटेनियस एरिया होता है, माउंटेन वाला क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र। तो इन पर्वतीय क्षेत्र पर ये लंबे लंबे पौधे होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, ट्राइंगुलर, ऐसे ट्राइंगुलर शेप के। तो ये देखो डायग्राम देखो, ये देखो, ये इस प्रकार से ये हैं, ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, ये ट्राइंगुलर शेप के, ये लंबे लंबे पौधे होते हैं। तो ये ट्राइंगुलर शेप के जो होते हैं, शंकु आकार के, ये शंकु आकार के जो पौधे होते हैं ट्राइंगुलर शेप के, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हो जाते हैं? तो ये सभी के सभी उदाहरण हो जाते हैं नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म के। इसमें कुछ उदाहरण आ जाते हैं, जैसे पाइन ट्री है, पाइन ट्री है, या रेडवुड ट्री है, सिडार है, और साइकस है, जिससे साबूदाना मिलता है, जिसे सागो कहते हैं। तो स्पाइन है, क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री, है ना? तो क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री आपके स्कूल वगैरह में आपको देखने मिलती होगी, दूबा, है ना? तो जो अ, नहीं, दूबा बोल रहा हूँ मैं, दूबा नहीं, विद्या, विद्या, है ना? जो किताब में भी रखते थे आप उसको, कि हमें विद्या आएगी, कॉपी में रख लेते थे, विद्या आएगी, है ना? तो वो वही है, ठीक है ना? गार्डनिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जो क्रिसमस ट्री वगैरह होती हैं, पाइन ट्री है, सिडार है, मैं अभी भी रखे हूँ, अभी भी रखे हो। स्कूल जाती हो क्या? अच्छा, छोटे थे तो तब से अभी तक चल भी रही है? अच्छा, पहले रखी थी, ठीक है, ठीक है, उस समय पे हमने भी रखी थी, खूब रखी थी। हाँ, तो जो क्रिसमस ट्री हैं, जो लंबी-लंबी शंकु आकार की होती हैं, जैसे पाइन ट्री है ना? तो ये सभी के सभी किसके उदाहरण हो जाते हैं? तो ये सभी के सभी हमारे जिम्नोस्पर्म के हो जाते हैं, और जो मॉडर्न मॉडर्न पौधे होते हैं, तो ये सभी के सभी एंजियोस्पर्म के हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म में देखो कौन-कौन से पौधे हो जाते हैं, जैसे आम है, गुलाब है, प्याज है, गेहूँ, मक्का, केला, गन्ना, जितनी फसलें होती हैं, गेंदा, अंगूर, सूरजमुखी, टमाटर, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी एंजियोस्पर्म है, जो हमें अपने आस-पास देखने को मिलेंगे, वो सभी एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के पौधे कौन से हो जाते हैं? जैसे पाइन है, रेडवुड है, सेक्वुआ कहते हैं, जुनिपर है, देवदार है, साबूदाना है, ये सभी के साबूदाना जिसे हमें साइकस से प्राप्त होता है, ये साबूदाना साइकस के पौधे से, है ना? अ, ग्रेप्स, अंगूर, हाँ, अंगूर भी आ जाएगा उसमें, अंगूर भी आ जाएगा, फल तो है ना उसमें, फल लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन बताता हूँ। अभी एक क्लासिफिकेशन बताया ना, अब एक और क्लासिफिकेशन बताता हूँ बेहतरीन, आवर्तबीजी का। ये तो मैंने आपको बता दिया, चलो यहाँ से बता देता हूँ। जो मैंने आपको बताए पौधे, प्लांट्स, पौधे, तो 2 प्रकार के बताए मैंने आपको। एक होते हैं अपुष्पोद्विद, अपुष्पोद्विद यानी कि क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टोगैमे, और दूसरे होते हैं पुष्पोद्विद, पुष्पोद्विद, है ना? यानी कि फेनेरोगैमे,
फेनेरोगे में। और ये जो पुष्पोद्भिद वर्ग है ना, ये पुष्पोद्भिद वर्ग भी दो प्रकार का हो गया। एक तो नग्न बीजी, नग्न बीजी। अब आपको धीरे धीरे समझ में आता, अब आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं, है ना, ये दिमाग में घूम रही होंगी बातें कि हाँ ये चीजें है। दूसरी है आवर्त बीजी। बस यही तो चीजें होती है कि अगर जो दिमाग में चीजें घूमने लगे ना, तो बस समझ लो कि अब याद होने लगा, हमें चीजें समझ में आने लगी। नग्न बीजी को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। और आवर्त बीजी को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और पता है एक बात आपको बताऊं अच्छी, बायोलॉजी की एक खास बात क्या होती है? बायोलॉजी की एक खास बात यह है कि आप अगर इसको पढ़ रहे हो ना, तो आप इसको बाइलिंगुअली पढ़ना, है ना। यानी कि आप है ना, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाना, लैंग्वेज को बैरियर मत बनाना कि नहीं मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूं तो हिंदी पढ़ूंगी, या फिर है ना इंग्लिश में शब्द नहीं। क्योंकि ये पता है कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि जीव विज्ञान के अंदर या पूरे विज्ञान के अंदर अगर देखें, तो कई प्रकार की रिसर्चें हुई हैं, कई प्रकार के सिद्धांत आए हैं, कई प्रकार की खोज हुई है। और अधिकांश ये जो खोज सिद्धांत जो दिए हैं, ये विदेशी लोगों ने दिए हैं। यानी कि किताबों को जो लिखा गया है, साइंस की जो किताबों को लिखा गया है, वो साइंस की किताबों को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है। यानी कि मूल भाषा जो है वो अंग्रेजी है। हाँ, मूल भाषा अंग्रेजी है, साइंटिस्ट के नाम अंग्रेजी है, उनके कॉन्सेप्ट के नाम अंग्रेजी हैं, तो मूल भाषा अंग्रेजी में। हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार, सुविधा के अनुसार हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। हमारे कुछ लेखक हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है, सुविधा सुविधा के अनुसार। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं तो हम इनको पौधे या इनको पादप कहते हैं, ये चीज। तो अभी भी यानी कि कुछ जैसे एग्जामिनर के पास में पता नहीं वो कौन सी किताब से पेपर बनाएगा, है ना, तो वो हिंदी। सर बाइलिंगुअल नोट्स नहीं अवेलेबल हैं क्या? बाइलिंगुअली तो नोट्स अवेलेबल हैं, देखो ना। एक एक चीज बाइलिंगुअल है, एक एक चीज बाइलिंगुअल है। और इवन जो मैं शब्द बोलता हूं ना, वो भी देखो बाइलिंगुअली पढ़ाता हूं मैं, है ना। एक एक शब्द हिंदी में लिखता हूं, एक एक शब्द इंग्लिश में लिखता हूं, और बार बार उसको दोहराता हूं, जिससे क्या हो कि आपको ये चीजें याद हो जाए, बार बार याद हो जाए। इसीलिए तो बार बार ये क्लासिफिकेशन क्या मैंने अभी बताया नहीं, कहता 2 मिनट पहले बता दिया ना, फिर भी इस स्लाइड पे नए सिरे से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि याद हो जाए, ये चीज होती है, तरीका है अपना अपना। चलो, तो जिम्नोस्पर्म, तो ये मैंने आपको बताया ना। अच्छा, जो डाउनलोड करते हैं तो लैंग्वेज क्यों चूज करवाता है? मैंने तो बाइलिंगुअल स्लाइड बनाई है, तो यही पीपीटी डाउनलोड, यही पीडीएफ डाउनलोड होगी ना। अरे तुम और कोई से नोट्स के डाउनलोड करने की बात कर रहे हो? ये जो स्लाइड बनी है ना, इसको तो तुम एज इट इज डाउनलोड कर लोगे, इस स्लाइड, इस पीडीएफ को। तुम और दूसरे नोट्स की डाउनलोड करने की बात कर रहे हो जो प्लेटफॉर्म पे डले होंगे, अदर नोट साइंस के। मैं उन नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नोट्स की बात कर रहा हूं। क्लास पीडीएफ में यही होगा सर। सेम नहीं हो रही सर। सर बायजूस का पीडीएफ भी, उसमें हिंदी भी है। क्लास नोट डाउनलोड करने को बोलिए। हाँ, तो क्लास नोट से ही तो तुम कहां से पढ़ते हो? ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, तो इस क्लास नोट्स को जो मैंने पीडीएफ अपलोड की है, इसको आप डाउनलोड नहीं करते क्या? पीडीएफ को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाते हो कि नहीं? ये हाँ या ना बोलो पहले। इस पीडीएफ को जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाते हो, हाँ या ना? देखो अनिल कह रहा है नहीं, बाकी सब कह रहे हैं हाँ। तो इसको तुम डाउनलोड करते हो, तो जो पीडीएफ मैंने ये बाइलिंगुअली बनाई है, ये पीडीएफ मैंने बाइलिंगुअल बनाई है ना, तो ये बाइलिंगुअल पीडीएफ ही डाउनलोड होती है ना, यही बाइलिंगुअल पीडीएफ डाउनलोड होती है ना। बस ठीक है, मुझे इसी से मतलब है। अब इसके बाद में आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं है। मैं आपके पास जो कंटेंट लेकर आ रहा हूं ना, वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना चाहते हो, तो
बिल्कुल आप रेफरेंस से पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है स्टेट पीसीएस के हिसाब से। दूसरे का मुझे नहीं पता अनीश, अनीश दूसरे का नहीं पता, दूसरे का मुझे नहीं पता कौन सा वाला है ना, मुझे नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे कौन सा वाला है, मुझे ये वाली पीडीएफ पता है जो मैंने बनाई है, ये मैं बनाता हूं पढ़ाने के हिसाब से, जिसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, जिसको एक बार समझोगे तो इजीली अंडरस्टैंड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, तो इसको पढ़ते से समझ में आ जाएगी। और बाकी तो वो किताबी कंटेंट वगैरह होगा तो उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी चीजें, ठीक है। हाँ सेम कंटेंट तो मिल जाएगा, और क्या, इनके बाहर कोई चीजें थोड़ी ना है। अरे भाई अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन है तो दुनिया की कोई सी भी किताब उठा लो, उसमें क्लासिफिकेशन तो यही होगा, है ना, यही होगा ना। दुनिया की कोई सी भी किताब किसी भी राइटर की उठा लो, क्लासिफिकेशन तो वो राइटर यही बताएगा ना पौधे का, क्रिप्टोगेमे फेनेरोगेमे, ठीक है। चलो अब देखो आवर्त नग्नबीजी मतलब जिम्नोस्पर्म का पौधा क्या है, ये नग्नबीजी है, जिम्नोस्पर्म का पौधा नग्नबीजी है, यानी कि इसकी जो बीज होता है ये नेकड होता है, नेकड सीड के नाम से भी जाना जाता है, नेकड सीड के नाम से। वहीं पर जो एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी है, ये दो प्रकार का है आवर्त बीजी, एक होता है मोनोकोटिलिडन, मोनो मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन को हम कहते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, नोट करना इस बात को, एक बीज, और इसको हम कहते हैं दुई, दुई बीज, दुई बीज पत्री, दो बीज पत्री। मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन में कैसे पहचान करेंगे, इसकी पहचान होती है जैसे आपने देखा है, यहां पर बना देता हूं एक अलग में, जैसे आपने देखा है ये है मोनोकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन यानी कि एक बीज पत्री, और ये है डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन के उदाहरण जो हैं दुई बीज पत्री, दुई बीज पत्री, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन, एक बीज पत्री दुई बीज पत्री, तो जैसे इसका उदाहरण है चना, चना, जो चना है, मटर है, काजू है, काजू है ना। जैसे चना को देखा है आपने, ये चना कैसा होता है, इस प्रकार से, ये चना है इस प्रकार से, मटर जो है वो ऐसे होती है, मटर, मटर इस, अरे मटर भी चना जैसी ही बन गई मटर, ये है मटर, ये मटर, है ना। और काजू कैसे होता है, ये काजू ऐसा होता है, ये काजू है ना। तो ये पता है इसमें क्या है, इसमें चना के पौधे में दो कोटिलिडन्स होती हैं, यानी कि एक ये और एक ये, ऐसे ही मटर में दो कोटिलिडन्स होती हैं, दो कोटिलिडन डाइकोटिलिडन, ऐसे ही ये इसमें होती हैं दो कोटिलिडन, एक इस साइड है और दूसरी उस साइड है, तो दो कोटिलिडन होती है। हाँ बादाम, बादाम बिल्कुल, कई उदाहरण है, बादाम है ना। अ, तो ये सभी जो हैं, तो इनमें दो कोटिलिडन होती है, यानी कि डाइकोटिलिडन होती हैं। तो डाइकोटिलिडन का मतलब होता है द्विबीजपत्री पौधे का मतलब होता है कि जिनको बीच में से हम आसानी से सेपरेट कर लें, इनको अलग अलग कर लें। तो जो ये बीच में से अलग होती हैं, अलग हो जाती हैं, और जिनमें दो कोटिलिडन्स उपस्थित होती हैं, हाँ एप्पल, एप्पल, तो एप्पल एंजियोस्पर्म है, और वो भी एंजियोस्पर्म का उदाहरण है कौन सा, डाइकोटिलिडन का, एप्पल, है ना, दो बराबर भागों में टूट जाती है। मूंगफली बिल्कुल, ग्राउंड नट, मूंगफली बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्राउंड नट, है ना, ग्राउंड नट। तो ये सभी क्या है, तो इनमें दो कोटिलिडन्स उपस्थित होती है, यानी कि ये किसका उदाहरण है, ये द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन का उदाहरण है, वॉलनट। अब मोनोकोटिलिडन यानी कि एक बीजपत्री का उदाहरण क्या है, एक बीजपत्री का उदाहरण है जैसे, हाँ अब 2 मिनट मुझे सुन लो, है ना, कि एक एक सब लगा देंगे, अभी पूरी बाढ़ आ जाएगी पूरी फसलों की, है ना। अब 2 मिनट रुक जाओ, एक बीज पत्री, हाँ, तो एक बीज पत्री जो है इसका मतलब है कि जो आसानी से अलग नहीं होगा, जैसे गेहूं,
चावल, है ना? गेहूँ, चावल, तो गेहूँ का बीज देखा है आपने? ये है जैसे गेहूँ, ये है जैसे चावल। तो गेहूँ और चावल में भी क्या होता है? गेहूँ और चावल में भी ये बीच में से क्या होता है? यहाँ भी कोटिलिडन्स होती है, यहाँ भी कोटिलिडन्स होती है, लेकिन ये कोटिलिडन जो है वो आपस में इतनी फ्यूज़ होती हैं, ऐसी फ्यूज़ होती हैं कि ये अलग नहीं हो सकती। क्या इसके चावल के दाने और गेहूँ के दाने को आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं एक बीजपत्री और इसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री। ओह! क्लियर है? क्लियर है? हाँ, चल तो ये बात हो गई हमारी किसकी? फेनेरोगामे पौधे की, यानी कि ये बात हो गई हमारी पुष्पोद्भिद वर्ग की। और एक वर्ग ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद, यानी कि क्रिप्टोगैमे, जिसमें कोई बीज नहीं होता है, कोई पुष्प नहीं होता है। ये बहुत छोटे-छोटे पौधे होते हैं जिनका उदाहरण क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। है ना? ये ऐसे पौधे हैं क्रिप्टोगैमे जिसमें कोई बीज नहीं है, जिसमें कोई पुष्प नहीं है, ना बीज है ना पुष्प है। ठीक है? और इनमें इनके जो पौधे हैं, इनके पौधे को हम सामान्य रूप से अगर देखें तो उनमें बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा फल है, कौन सा तना है, क्योंकि ये क्रिप्टोगैमे पौधे हैं। कौन सा फल, कौन सा फूल है, कौन सा बीज है, कौन सा तना है, ये नहीं बता पाएंगे। यानी कि इनकी प्लांट बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो ये सभी पौधे होते हैं किसके? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है वो क्रिप्टोगैमे पौधे होते हैं, क्रिप्टोगैमे पौधे। तो इसमें से अगर थैलोफाइटा को देखें और ब्रायोफाइटा को देखें तो देखो थैलोफाइटा जो है मोस्टली कैसे है? जलीय। ये कैसे हैं? एक्वाटिक। ये जल में उगते हैं, जल में, जल में पाए जाते हैं। और ये जल में उगने वाले कौन से पौधे हैं? तो ये है शैवाल, ये है शैवाल, यानी कि एल्गी, एल्गी, एल्गी। एल्गी के पास क्लोरोफिल है, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। बताया था ना इससे पहले, सूक्ष्म जीव में शैवालों को प्रोटिस्टा जगत में भी रखा है और शैवालों को पादपों के अंदर भी रखा है। क्यों? क्योंकि शैवाल में कुछ गुण तो जंतुओं के हैं, तो कुछ गुण शैवालों में पादपों के हैं, प्लांट्स के हैं। और प्लांट वाला वो कौन सा गुण है कि इसके पास, शैवाल के पास क्लोरोफिल है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसीलिए ये स्वपोषी हो जाता है, यानी कि ये कैसा हो जाता है? ऑटोट्रॉप हो जाता है। तो जितने भी शैवाल हैं, भूरे, हरे, लाल, नीले, पीले, जितने शैवाल हैं, वो सभी किस वर्ग में रखे हैं हमने? थैलोफाइटा वर्ग में, थैलोफाइटा के पौधे, इनको कहते हैं थैलोफाइटा के। जो कि कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, एक्वाटिक, यानी कि ये सभी पानी में उगते हैं, पानी में। यानी कि अभी जमीन में उगने वाले पौधे की बात नहीं हुई। दूसरा पौधा आता है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का पौधा ऐसा है जो जमीन में भी उगता है और जल में भी उगता है। जल में भी है, उग जाता है ये, और जमीन पे भी उग जाता है। तो जल और जमीन, लैंड और वाटर, जल और जमीन दोनों में उग जाता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो जमीन पे भी रह लेंगे और जो पानी में भी रह लेंगे। ऐसे जैसे मगर, तो वो जमीन पे भी रह लेगी, पानी में भी रह लेगी, है ना? तो हाँ, तो ऐसे पौधे जो जमीन में भी उग जाएंगे, जल में भी उग जाएंगे, तो इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइटा, इसके कुछ उदाहरण है जैसे मोजेस, हॉर्नबट, लिवरबट वगैरह, अभी देखेंगे डायग्राम से। इसके बाद में आते हैं टेरिडोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा को देखें तो ये बहुत छोटे-छोटे आकार के हैं, इनकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा थोड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि इनमें पत्तियां वगैरह देखने को मिल जाएंगी हमें कुछ, कि इनमें पत्तियां वगैरह हैं और ये थोड़े से बड़े पौधे होते हैं।
तो इनके अंदर जो विशेष प्रकार से जो संवहनी ऊतक बताए थे मैंने, जाइलम फ्लोएम, है ना? तो वो अगर देखें जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम यहाँ थैलोफाइटा में भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइटा में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का जो प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज है, वो यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम यानी कि संवहनी ऊतक वस्कुलर टिश्यू है, वो यहाँ पर थोड़े विकसित हो जाएंगे, थोड़े से विकसित हो जाएंगे। फिर बाकी जो जाइलम फ्लोएम है वो तो हमें पुष्पोद्भिद वर्ग में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े विकसित हो जाते हैं। देखो कैसे छोटे-छोटे पौधे होते हैं। जैसे दुनिया के जितने भी थैलोफाइटा वर्ग के पौधे हैं, उसमें किसको रखा है? शैवाल को। किसको? शैवाल को, यानी कि एल्गी को। तो देखो एल्गी कैसा होता है? क्लोरेला, क्लाइडोमोनास, वुचेरिया, उसके बाद में फ्यूकस, सरगासम, क्लाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स। फूड वाटर कैसे पहुंचा है मतलब? अच्छा, फूड वाटर कैसे पहुंचा है? ठीक है, तो अरे उनमें जरूरत ही नहीं है। ये कैसे हैं? ये बहुत छोटे-छोटे हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं। यूनिसेलुलर कहो, एक कोशिकीय कहो। ये देखो, ये पौधा है अलवा, ये पौधा है अलवा। ये बताओ, ये पौधा है, तो जब इनमें कोई तना, जड़, फूल कुछ है ही नहीं है ना? तो इनमें किस चीज की जरूरत है? कुछ नहीं है। तो ये दुनिया के जितने भी शैवाल है, वो सभी इसमें आ जाते हैं। शैवाल तो ये अपनी त्वचा से ही क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं। अपनी त्वचा से ही एक्सचेंज कर लेंगे। ये क्या है? भक्षण कर लेंगे। ये क्लाइडोमोनास है, तो इसमें ये ऑक्सीजन और CO2 जो है, CO2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, तो ये त्वचा से ही कर लेंगे ये। ठीक है? तो ये छोटे-छोटे होते हैं। उनको उदाहरण याद रखना है, क्लोरेला, क्लाइडोमोनास, वुचेरिया, ये शैवाल है, सरगासम, वोल्वोक्स, क्लाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये शैवाल हैं जो थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग में जैसे ये है मोसेस, इसको हम मोसेस कहते हैं। जो आपने रेनी सीजन वाले एरिया में देखा होगा ना, जहां पर ये बारिश होती है पहाड़ों पर, तो पहाड़ों को ये छोटी छोटी जो घास टाइप की रहती है ना, ये है घास। तो ये है घास, है ना? तो ये घास क्या है? ये मोसेस है, ये हॉर्नवट है, हॉर्नवट, और ये लिवरवट है, लिवरवट। तो मोसेस, हॉर्नवट और लिवरवट जो हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये ब्रायोफाइटा में, यानी कि एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कुछ अन्य उदाहरण जैसे मर्चेंटिया, फुनेरिया, स्फगनम, एंथोसोरस, रिकिया, पेलिया, कैलोब्रियम, स्कारपोसम। तो ये सभी आपको उदाहरण याद रखने हैं, उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं। मर्चेंटिया, फुनेरिया, स्फगनम, एंथोसोरस, रिकिया, पेलिया, कैलोब्रिया, स्कॉर, ये उदाहरण याद रख लिए ना, तो बस यहीं से तो आप विजेता बन जाओगे। वहीं पर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में सबसे महत्वपूर्ण है फर्न। इसको हम कहते हैं फर्न। तो फर्न जो पौधा है, ये टेरिडोफाइटा है, थोड़ा विकसित हो गया है। प्रारंभिक अवस्था में जाइलम फ्लोएम इनमें देखने को मिल जाती है। ये थोड़े से बड़े पौधा है ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से, यानी कि इसमें जड़, तना, पत्तियां वगैरह देखने को मिल जाती है। देखो बड़े बड़े पौधे हैं ये बड़े बड़े पौधे हैं, ये बड़े बड़े पौधे हैं, है ना? तो इसमें पत्तियां, जड़, तना ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी भी कोई फल नहीं लगेगा, अभी भी कोई फूल नहीं लगेगा, अभी भी कोई हमें फ्रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना? तो फल और फूल वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, तो पत्तियां वगैरह दिख जाएंगी। जैसे ये वाला पौधा आपने जगह जगह देखा होगा, ये गार्डनिंग में भी इस्तेमाल होता है ना? तो जब स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह से अपन आते थे, तो ये वाला पौधा मिलता था, इसकी पत्तियां ऐसे खींच लेते थे, फिर एक दूसरे के ऊपर डालते थे। समझ में आया? याद आया? हाँ, वही पौधे की बात हो रही है। इसको कहते थे फर्न, है ना? ये है फर्न। तो ये फर्न जो है, हॉर्सटेल, लाइकोपोड या लाइकोफाइट जो हैं, ये सभी टेरिडोफाइटा होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम इनमें थोड़े विकसित हो जाते हैं। और कुछ जो उदाहरण है, हाँ आज भी मिलेंगे। तो कुछ उदाहरण है सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरेस, डिक्सोनिया, थोड़ा नाम याद रखना, लाइकोपसीडा, ये पसीडा वाले याद रखना, लाइकोपसीडा, टेरोडोपसीडा, साइलोपसीडा, ये पसीडा वाले याद रखना, ये सभी टेरिडोफाइटा होते हैं। डिक्सोनिया, टेरेस, स्लेजनेला, टेरिडोपसीडा, साइलोपसीडा, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? तो ये सभी के सभी होते हैं टेरिडोफाइट्स। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट का क्लासिफिकेशन। इसको कहते हैं प्लांट का क्लासिफिकेशन। अगली क्लास में जंतुओं का क्लासिफिकेशन, यानी कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लियर है? क्लियर है सारी चीज? आज पढ़ने में मजा आ गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मनीष, नाम मात्र है, नाम मात्र।
नाम मात्र 1 महीने रुक जाओ बस मेरे साथ। 1 महीने जिसमें ये पूरा सेक्शन चल रहा है ना, 1 महीने जो क्लासेस जो लगेंगी ना, 1 महीने में देखना इतना धुरंधर बना दूंगा ना कि तुम खुद बोलोगे कि अब बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आके बैठ जाएगा ना, वो भी मतलब कहीं नहीं लगेगा। इतना धुरंधर बन जाओगे, क्योंकि इतने डीप लेवल पे जाके समझाऊंगा एक एक चीजों को, जो मतलब कि कहीं से कोई पूछ भी लेगा ना, एक एक शब्द से खेलोगे, शब्द से, एक एक शब्द। और जो इंसान एक एक शब्द से खेल लेता है ना, तो वो तो मतलब समझो कि बहुत अच्छे से नॉलेज है उसके पास में। ठीक है ना? तो ये प्लांट का क्लासिफिकेशन है। और अ, अपन ने जो पढ़ा है, जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़े हैं ना, वो भी अच्छे से पढ़े हैं, विस्तार से पढ़े हैं और धीरे-धीरे से समझाते हुए पढ़ाए हैं मैंने। तो ये मत समझो कि वो हमें याद नहीं हुए, वो भी याद हो गए, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, इतने टाइम बाद पढ़ रहे, तो हो सकता है कि नाम याद रखने में दिक्कत आए। इसीलिए 1 से 2 बार उसका रिवीजन कर लो, या मेरी वीडियो फिर से उसे 2x में देख लो, या फिर है ना जो पीडीएफ है उसको एक बार आप पढ़ लो, उसका रिवीजन कर लो, बस इतना काम कर लो। ये बहुत हेल्प करेगा। मेरी पीडीएफ को डाउनलोड करके रखना, डाउनलोड करने के बाद में उसको बस देखते जाना, स्क्रॉल करते जाना। अगर अगर डाउनलोड करके पीडीएफ प्रिंट भी नहीं ले रहे ना, तो मोबाइल में रख के सिर्फ स्क्रॉल करते जाना और पढ़ते जाना, याद करते जाना, विक्रांत सर ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, और देखो 15 दिन के अंदर फिर क्या होता है, मजा आ जाएगा। ठीक है।